बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसको हम कहेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है टेट से लेके सी टेट से लेकर के, और जब तक आपको नौकरी मिलेगी टीचिंग एग्जाम्स में तब तक आपको ये पढ़ना पड़ेगा। और ये करंट फेवरेट टॉपिक है, मतलब आजकल सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, या मैं कहूँ कि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, स्पेशली इन सीटेट अगर आप देखते हैं या जो भी नए एग्जाम्स अभी हो रहे हैं। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहाँ पे इसको स्किप कर दिया जा रहा हो, है ना। तो इसको समझना बहुत जरूरी है, मजे मस्ती से समझेंगे। और कुछ क्वेश्चंस भी साथ में मैंने जैसे जैसे टॉपिक्स हैं, और मैं कोशिश की है कि आपको पिक्चर्स के थ्रू भी थोड़ी थोड़ी चीजें दिमाग में बैठे उस तरह से हम समझें और काम की चीजें समझें। नहीं तो आप पढ़ने बैठेंगे तो ये कई सौ पेज का डॉक्यूमेंट हो जाएगा, फिर आप पढ़ते ही रह जाएंगे, है ना। तो ये एग्जाम सेंटर्ड अप्रोच रख करके यहाँ पे, है ना, चाइल्ड सेंटर्ड को बीच में मर्ज करेंगे, है ना। समझेंगे क्या कहानी है, बीच बीच में क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जा सकते हैं, पूछे जा रहे हैं, और क्या नया तरीका है दिमाग में। मुझे पूरी पूरी उम्मीद है जब आपका ये सेशन खत्म होगा आप एक दो बार और देखेंगे इसको और दिमाग में चीजें सेट हो चुकी होंगी, है ना। समझते हैं। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाटएवर यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करते हैं। आप कहानी शुरू करते हैं आज की। ये सेशन करियरवेल ऐप पे भी लाइव चल रहा है और आपके यहाँ भी, और सभी बैचेस में लाइव है ये। मैंने मतलब क्योंकि मुझे पता है कि ये ऐसा नहीं है कि इसको अलग अलग बैच में अलग अलग तरह से क्लास दी जाए या यूट्यूब पे अलग कराया जाए। क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो समझेंगे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नई नीति कह सकते हैं आप इसको, या राष्ट्रीय शिक्षा नीति कह सकते हैं। लॉकडाउन के टाइम पे हमने इसके बारे में थोड़ी सी बात की थी, बट आज हम एग्जाम सेंट्रिक बात करेंगे। अगर हम बात करते हैं तो इसके जो चेयरपर्सन हैं, एक कमेटी बनाई गई थी 2017 में, इसकी शुरुआत हुई थी। 2019 में इन्होंने रिपोर्ट सबमिट की। डॉक्टर के कस्तूरी रंगन कमेटी कहा जाता है, जो कि इसके चेयरपर्सन है के कस्तूरी रंगन जी। ठीक है, इनके बारे में हमने बहुत बातें कर ली, बट इतना नाम आपको काफी है कि आप याद रखें। ठीक है, क्या करें, आप नाम याद रखें। के कस्तूरी रंगन जो है इसके चेयरपर्सन रहे हैं। क्लियर है बात? हाँ, विनोद देख लेंगे शायरी, तुम इधर आ जाओ भाई। ठीक है, तो ये क्या है, चेयरपर्सन है। यहाँ आप फोटो भी देख रहे हैं, चेयरपर्सन है इस कमेटी, इस रिपोर्ट के, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात हो रही है। ठीक है, अध्यक्षता में इनकी ये बनाई गई है। इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी, दर्द, समस्या, कहीं कोई रोग यहां तक तो नहीं होगा? समझते हैं चीजें। इसमें एक बात कही जा रही है कि भाई जो 2 करोड़ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैं, वो बच्चे जो एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं या जो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, उन 2 करोड़ बच्चों को वापस लाया जाएगा मेन स्ट्रीम एजुकेशन में, चाहे वो डिस्टेंस एजुकेशन का इस्तेमाल करें, और स्पेशली जो ये अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन वाले जो छोटे बच्चे हैं, है ना, उनको हम लेकर के आए। तो 2 करोड़ बच्चों को स्कूल में या उनको उनकी शिक्षा दी जाएगी, चाहे वो डिस्टेंस एजुकेशन का प्रयोग करें हम, चाहे उनको लेकर के स्कूल में आए हम, वॉट एवर द वे इट इज, बट हमको 2 करोड़ बच्चों को लेकर के आना है स्कूल के अंदर मेन स्ट्रीम एजुकेशन में, और उनको शिक्षा देनी है। और बहुत ही क्रिटिकल कहा गया है वो जो एज है आपकी, जो आंगनवाड़ी जिसको हम कह रहे थे, या यूकेजी, नर्सरी, ये सब जो क्लासेस होती हैं आपकी 6 साल से पहले तक की उम्र, क्योंकि वो बच्चे के विकास के लिए, उसके दिमाग के लिए, आप बॉर्नवीटा के एड में सुनते भी आए होंगे कि बच्चे का 90% जो मस्तिष्क का विकास है वो 5 साल की उम्र तक हो जाता है। तो वो उसके विकास के लिए बहुत जरूरी टाइम है। तो उस पर भी इस एजुकेशन पॉलिसी ने फोकस किया है कि इस पे अर्ली चाइल्डहुड कह लीजिए आप, अर्ली चाइल्डहुड भी कह सकते हैं हम उसको, 2 से 6 वर्ष कह लीजिए, या फिर जो 6 वर्ष तक का जो समय है उस पर 3 से 6 वर्ष स्पेशली बहुत फोकस किया है। चलिए समझते हैं क्या कहानी है। MHRD को रीनेम करके, जो हम मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट की बात करते थे, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उसको एजुकेशन मिनिस्ट्री का नाम दे दिया गया, यानी शिक्षा मंत्रालय बन गया। एक ये छोटा सा पॉइंट है। जो मेन इसमें चेंज है, आज तक हम जो पढ़ते आ रहे हैं, अभी तक मैंने और आपने जो एजुकेशन ली है, वो है 10+2 का सिस्टम, यानी 10वीं क्लास, 1 से 10वीं और 11वीं 12वीं, ये हुआ 10+2, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी हम इसको कहते हैं। इस पॉलिसी में एक नए स्ट्रक्चर की बात की गई है, वो है 5+3+3+4, यानी 4 लेवल्स हो गए 2 की जगह। इस 10+2 के बाद +3 हो जाता है, ग्रेजुएशन आपका 3 साल का। तो हम अभी स्कूल लेवल तक की ही बात कर रहे हैं इस सेशन में। तो 10+2 सिस्टम को रिप्लेस कर देंगे किसमें, 5+3+3+4। और इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये साफ साफ कहा गया है कि भैया नौकरी वोकरी ले लो, जिन्होंने 2 साल का बीएड या डीएलएड वगैरह किया हुआ है, 2030 तक सबको वाइप आउट कर देंगे। बीएड जो है वो 4 साल की टीचिंग ट्रेनिंग से कम में काम चलेगा नहीं, आप टीचर नहीं बन पाएंगे अगर आपने 4 साल की एजुकेशन नहीं ली होगी 2030 तक। तो उससे पहले अपनी नौकरी निपटा लो, मतलब निपटाओ मत, एटलीस्ट पहुंच जाओ जहां जहां पहुंचना है। तो 5+3+3+4 ये है नया फॉर्मेट, ये दिमाग में सेट हो जाएगा। अभी लग रहा होगा कि यार ये बार बार देख तो बहुत बार लिया, दिमाग में सेट नहीं हो रहा, उसको भी समझेंगे। मैंने बहुत शॉर्टकट्स भी निकाले हैं, मतलब निमोनिक्स जैसा कि हम यूज करते ही हैं। ठीक है जी, अगर हम बात करते हैं FPMS से, याद रख सकते हो आप इसको, जिसको फाउंडेशनल स्टेज, प्रेपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज और सेकेंडरी स्टेज की अगर हम बात कर रहे हैं। ठीक, टीचर एजुकेशन पे विशेष ध्यान दिया गया है कि भैया जो लोग प्रॉपरली ट्रेंड नहीं है, प्रोफेशनल्स नहीं है,
या ऐसे टीचर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी, टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स भी जो लायक नहीं है, उनको भी हम सबक सिखाएं अगर वो सही से नहीं काम करते हैं। इवन टीचर्स का प्रमोशन भी जो है वो उनकी मेरिट पे बेस्ड होगा कि वो कितना बेहतर कर पा रहे हैं काम, उन चीजों पे बेस्ड होगा। ऐसा नहीं है कि एक बार नौकरी मिल गई फिर आप ऐसे आराम से लेट गए सोफे पे या स्वेटर बुन लिया स्कूल में जाकर के, वो नहीं हो पाएगा। लैंग्वेज यानी भाषा की अगर हम बात करें, भाषा पे भी इन्होंने बहुत सारी बात की है, मल्टीलिंगुअलिज्म पे बात की है, बहुत सारी बातें पहले भी हो चुकी थी, है ना, जो एनसीएफ में हम देखते हैं या पुरानी पॉलिसीज में हम देखते हैं, कोठारी आयोग में हम देखते हैं 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, वो सबको भी इंक्लूड किया हुआ है, बट और अच्छी बातें की हैं। इंक्लूसिविटी, समावेशन, SEDGs को इन्होंने एस्टेब्लिश करने की बात कही है। ये क्या कहानी है इनको अभी समझेंगे। ये आपको फॉर्म्स याद रखनी है, ये याद हो जाएंगी क्योंकि इनसे क्वेश्चन सीधे सीधे देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये सारी चर्चाएं अभी हम करेंगे एक एक करके और समझेंगे। तो हम कह सकते हैं कि MHRD को इन्होंने क्या कर दिया, एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया, यानी शिक्षा मंत्रालय कर दिया। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक क्वेश्चन आपके सामने इसके बाद आएगा कि नया फॉर्मेट क्या है, क्योंकि आप ऐसे तो याद रख लेंगे 5+3+3+4 के 4 स्टेजेस हैं, बट जब आपके सामने वो 4 ऑप्शंस आते हैं ना, तब आपके दिमाग में ऐसे करंट सा लगता है कि यार इनमें से सही कौन सा होगा, ये तो बहुत सारे ऑप्शंस हो गए, है ना। जैसे आपके सामने एक ये क्वेश्चन है, आप खुद से जवाब देने का प्रयास कीजिए। देखिएगा क्वेश्चन आपके सामने है, एक हल्का सा क्वेश्चन, बीच बीच में हम एक एक टॉपिक करेंगे और एक आध क्वेश्चन मैं अलग से भी एक सेशन लूंगी जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगी इस पॉलिसी पे, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चंस मैंने ऐड किए हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन है व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल एजुकेशन। बात किसकी हो रही है, स्कूल एजुकेशन की, ठीक है। विद्यालय शिक्षा की अगर हम बात करें, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या रिकमेंड करती है, कौन सा स्ट्रक्चर। तो हमें पता है कि 5+3, अभी हमने 534 की बात की थी, बिल्कुल सीधा सा आंसर हो गया 534, यानी 5+3+3+4। लेकिन 2+3+3+4 कुछ भी कंफ्यूजन नहीं रखनी, इनको देख के कंफ्यूज नहीं हो जाना है, ठीक है। तो जस्ट ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। जो फर्स्ट है वो सही है, बाकी गलत है। क्लियर है इतनी बात। इसमें अपनी मर्जी से नहीं तोड़ देंगे कि 5 को और 2+3 5 बराबर ही तो होता है ना, ऐसे नहीं चलेगा यहाँ पे, अपनी मर्जी से नहीं चलेगा, जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर है। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर कि जो ये 5 साल 3 साल 3 साल और 4 साल, ये है क्या, अभी इसको डिटेल में समझने वाले हैं। तो ये कुछ कुछ बातें हमने की नई शिक्षा नीति की। इंप्लीमेंटेशन, मुझे लगता है 2030 तक चीजें बहुत हद तक बदल जाएंगी एजुकेशन में, या टीचर जो लोग बन रहे हैं उनके लिए भी 2030 तक बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी। और 2025 तक इन्होंने कई चीजें इंप्लीमेंट करने की बात की है, जैसे नया NCF बनाने की बात की है, नया NCTE के लिए, जो टीचर एजुकेशन के लिए जो NCFTE होता है उसकी बात की है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन के लिए एक नया NCF तैयार करने की बात की है। बहुत सारी चीजें जो उन्होंने डिस्कस की हैं, और टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल होगा। अब आप टेक्नोलॉजी से बच नहीं सकते कि हमें तो ऑनलाइन पढ़ना समझ ही नहीं आता, पेपर भी ऑनलाइन हो रहे हैं, सीख भी आप ऑनलाइन रहे हैं, डिस्कशन भी आप ऑनलाइन कर रहे हैं, जैसे कि आप कर भी रहे हैं कमेंट्स में, है ना। चलिए समझते हैं। तो हम टेक्नोलॉजी से भाग नहीं सकते। अभी जैसा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे थे कल परसों 15 अगस्त को कि इनोवेशन का युग है, तो वो इनोवेशन या टेक्नोलॉजी को हम यहाँ इग्नोर नहीं कर सकते। अगर एक शब्द में न्यू एजुकेशन पॉलिसी को समझना हो तो हम कहेंगे बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट। जो बात CCE भी कर रहा था, यानी CCE क्या, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। NCF भी कह रहा है कहीं ना कहीं, सारी पॉलिसीज आज तक कहती आ रही हैं 1968 64 66 सब में, चाहे वो कोठारी आयोग, जितनी भी बार जो भी चेंज हुआ है, अच्छी अच्छी बातें हो रही थी। तो कुल मिलाकर के होलिस्टिक डेवलपमेंट, होलिस्टिक बोले तो होल मतलब वो वाला होल, WHO वाला, सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास कैसे होगा, सिर्फ पेन पेपर, सिर्फ दिमाग का विकास करके नहीं। विकास के 4 पक्ष हैं जो हम जनरली पढ़ते हैं डेवलपमेंट में। चीजें जोड़ना भी सीखना है हमें, रट्टे नहीं लगाने। फिजिकल यानी शारीरिक विकास बच्चे का, संज्ञानात्मक विकास यानी उसके दिमाग का, सोशल यानी हम समाज में रहते हैं तो हमें 4 बातें करनी है, एक दूसरे को कोऑपरेट करना, टीम वर्क, ये सब भी आना चाहिए। और इमोशनल डेवलपमेंट कि बच्चा अपने इमोशंस के प्रति कितना अवेयर है, कितना बेहतर तरीके से उनको मैनेज करना जानता है, कितना बेहतर तरीके से उनको कंट्रोल करना जानता है, कितना बेहतर तरीके से उनको डायरेक्शन देना जानता है। तो कुल मिलाकर के हम बच्चे के सर्वांगीण विकास की बात कर रहे हैं, है ना, यानी कि लगभग सभी एस्पेक्ट्स में डेवलपमेंट। होलिस्टिक मतलब इन ऑल एस्पेक्ट्स, सभी पक्षों में विकास बेहतर तरीके से हो पाए बच्चे का। भाई शिक्षा का मतलब ये थोड़ी हमें डिग्री दिला करके और नौकरी दिला देनी है सिर्फ, ये तो हम बिल्कुल सबसे तुच्छ स्तर की बात हम करते हैं, क्योंकि अब जो भी हमारी हिस्ट्री रही है कि हम सिक्योरिटी चेज कर रहे हैं, व्हाटएवर इट इज। तो सभी पक्षों में विकास, चाहे वो बच्चे का शरीर हो यानी फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास हो, उसका संज्ञान यानी उसकी बुद्धि, उसकी डिसीजन मेकिंग हो, उसका सामाजिक विकास हो, या उसका इमोशनल डेवलपमेंट हो। तो विकास के सभी पहलू जो हैं वो साथ में मिलकर के होलिस्टिक यानी सर्वांगीण विकास की बात हो,
ऐसा एक शब्द में अगर आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को समझना चाहते हैं तो हम कहेंगे कि बच्चे का विकास सभी पक्षों में। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या यहां तक हो तो मुझे बता दीजिए, अगर है तो फिर क्या, फिर हम यहीं पे अटके रहेंगे, आराम से बातें करेंगे 2-4 मिनट और फिर आगे बढ़ेंगे। तो हमने बहुत ही प्यारी प्यारी सी 2-3 बातें की हैं कि के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में इसकी पूरी बुनियाद रखी गई, चीजें बनी और इसमें नया फॉर्मेट लाया गया है। 2 करोड़ स्कूल के बाहर जो बच्चे हैं उनको हम सिखाएं, जो छोटे बच्चे हैं उनका हम ध्यान रख पाए। छोटे मीन्स अर्ली चाइल्डहुड वाले, यानी 3 से 6 वर्ष की उम्र के बच्चों का हम ख्याल रखें, ठीक है, उनको भी शिक्षा में शामिल करें, उनको भी स्कूली एजुकेशन में शामिल करें। अब आप ये डायग्राम्स हमारे यहाँ से शुरू होते हैं, कई सारे डायग्राम हैं जो आपके दिमाग में चीजें बिठाने में आसानी करेंगे। और ये जो पीडीएफ है आपको करियरविल ऐप के नोट सेक्शन में सभी के लिए फ्री होगा, है ना। वैसे डेमो लेक्चर के रूप में भी है और यूट्यूब पे भी जो लोग है ही नहीं करियरविल पे या जाना भी नहीं चाहते हैं तो उस केस में टेलीग्राम पे भी हम अपलोड करा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ऐसी कभी पार्शियलिटी कुछ हुई नहीं है। देखिए अगर हम बात करें, बट बहुत ही प्यारा सा ऐप है, आप जाकर के चेक कर सकते हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं, हाँ FPMS, बिल्कुल बिल्कुल, अगर हम बात करें करिकुलर एंड पेडागोजिकल स्ट्रक्चर में क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है तो ये एग्जिस्टिंग एकेडमिक स्ट्रक्चर है। इंग्लिश को देख के डरना नहीं है, सारी बातें हिंदी में ही होंगी, ठीक है। तो ये एग्जिस्टिंग एकेडमिक स्ट्रक्चर क्या था, मतलब जो चल रहा है या जो अब तक चलता आया है, विच इज 10 ईयर्स, यानी कि 10 साल, 6 से 16 वर्ष तक। 6 वर्ष की उम्र में पहली कक्षा में बच्चा जाएगा और 16 वर्ष तक अपना निपटा लेगा जो भी उसको पढ़ाई लिखाई करनी है 12वीं तक, ठीक। और फिर अगर मतलब 10वीं तक, फिर उसके बाद 2 साल हैं आपके 16 से 18 वर्ष किसके, 11वीं 12वीं के। तो हम कहेंगे ये नीचे वाला गायब था, ठीक है, आप आंगनवाड़ी में भेज रहे हो बट उतना वो सीरियस नहीं है, उसको स्कूल एजुकेशन में उस हद तक हम शामिल नहीं कर रहे, तो ये ब्लैंक था, इस ब्लैंक को भर दिया है अब नए सिस्टम ने, ठीक है। तो ये 10 साल की एजुकेशन, 6 से 16 वर्ष, यानी 6 वर्ष में बच्चा पहली कक्षा में जाएगा, फिर साथ में दूसरी में, फिर 16 तक जाते जाते वो 10वीं कक्षा में पहुंच जाएगा। 2 साल की जो ये एजुकेशन है 11th-12th की, 16 से 18 वर्ष, 10+2 का सिंपल सिस्टम है, कोई इसमें बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, +2, ठीक, ये है एग्जिस्टिंग सिस्टम, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर है जिसकी अभी हम बात कर रहे थे 5+3+3+4 की, तो हम कह सकते हैं कि ये 5 साल हैं शुरुआत के, ये 5 साल हैं। इनको अगर हम ब्रेक करके देखें तो इन्होंने कहा है कि शुरू के जो 3 साल है वो आंगनवाड़ी या फिर बाल वाटिका टाइप होने चाहिए। 3 से 6 वर्ष की उम्र में बच्चा अपना आंगनवाड़ी में पढ़े या थोड़ा सा अपना खेले कूदे, अपने सेंसेस को वो और बेहतर बनाए, है ना। और कक्षा 1-2 में जाकर के हम उसकी थोड़ा लैंग्वेज वगैरह पे पकड़ पे फोकस करें कि थोड़ा बहुत वो भाषा सीख पाए, ठीक, 6 से 8 वर्ष की उम्र में। तो ये शुरुआत के 5 साल हो गए जिसको हम फाउंडेशनल स्टेज कह रहे हैं, यानी मल्टी लेवल प्ले एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, यानी शुरू के 5 साल में खेल कूद में ही वो सीख जाए, इस तरह से हम सिखाएं, ठीक। फिर आते हैं 3 साल, 5+3 वाला जो है, कोई बात नहीं अगर नहीं भी दिख रहा हो दूर से तो काम चला लेना, अभी आगे आएंगे। तो 3 साल जो है ये कक्षा 3 से 5 वर्ष का समय है, ठीक है, कक्षा 3 से 5 वर्ष का समय है, 8 से 11 वर्ष का बच्चा होगा। ये जो 3 से 5 वर्ष का समय है, इस पे बहुत ज्यादा इन्होंने जोर दिया है कि बच्चे के अंदर बेसिक न्यूमरेसी स्किल्स आ चुकी हो, यानी वो बेसिक थोड़ी बहुत संख्या को जान पाए, थोड़ी बहुत भाषा को जान पाए, बेसिक न्यूमरेसी उसमें आ जाए, ठीक। तो खेले कूदे, एक्टिविटी बेस्ड इंटरैक्टिव क्लासरूम लर्निंग हो। फिर हम आते हैं और बचे हुए 3 साल जो ऊपर वाले हैं, क्लास 6 to 8, ठीक है, 11 से 14 वर्ष, मिडिल स्टेज जिसको कह रहे हैं। यहाँ पे एक्सपीरियंशियल लर्निंग, मैथमेटिक्स, आर्ट्स, इन सब चीजों पे फोकस होना चाहिए। फिर सेकेंडरी स्टेज आती है जिसको हम मल्टी डिसिप्लिनरी यानी बहुत सारे डिसिप्लिन्स को, बहुत सारे सब्जेक्ट्स को आपस में जोड़ करके सिखाएं। कोई रिजिड सेपरेशन ना हो कि हम साइंस अलग पढ़ा रहे हैं, मैथ्स अलग, आर्ट्स अलग पढ़ा रहे हैं, कॉमर्स अलग पढ़ा रहे हैं, रिजिड सेपरेशन नहीं होगा स्ट्रीम्स के बीच में। बच्चे का मन करेगा, पूल ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, आपका मन क्या सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है, आपका मन क्या, आप चलो कॉमर्स के साथ साथ मान लीजिए बिजनेस स्टडीज है, अकाउंटेंसी है, आपका मन कर रहा है उसके साथ आप फिजिक्स भी पढ़ेंगे, तो इस तरह का भी प्रावधान होगा कि बच्चा अपनी पसंद के सब्जेक्ट चूज करके पढ़ सके। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए मुझे मैथ्स पढ़ना है तो उसके लिए अब मुझे या तो साइंस ही लेनी पड़ेगी, है ना, वो वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए। क्लियर है बात? तो ये क्या है, FPMS, फाउंडेशनल स्टेज, जिसमें आप एक्टिविटी कराएंगे। ये शुरुआत के 5 साल है, यानी शुरुआत के 5 साल मतलब 3 साल। 3 साल तक तो आप घर पे रखिए बच्चे को, 3 साल से आप उसको आंगनवाड़ी में भेज रहे हैं या फिर प्लेवे में भेज रहे हैं, और वहां पे जाकर के वो 3 से जो उम्र है आपकी 6 वर्ष तक की, वहां पे यानी शुरुआत के 3 साल उसके फाउंडेशन के हैं। फिर उसके बाद के भी जो 2 साल है वो भी फाउंडेशन में ही काउंट हो रहे हैं, लेकिन वो फर्स्ट और सेकंड क्लास में बेसिक एक्टिविटीज सीख जाएगा, ठीक। ये एक बार आप खुद भी रीडिंग देंगे और इस पे हम अभी और भी चर्चा करेंगे। क्लियर है बात?
तो न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर कहता है FPMS, यानी शुरुआत के जो 5 साल हैं ये फाउंडेशनल, फिर प्रेपरेटरी, मिडिल स्कूल, और ये मिडिल स्कूल वही है जो 6th क्लास से ही आपका जो बच्चा है वो इंटर्नशिप्स करने लगे, कोडिंग वगैरह सीखने लगे, या फिर अगर हम बात कर रहे हैं तो वोकेशनल एजुकेशन, कि किसी को ड्राइंग, पेंटिंग, म्यूजिक, योगा, इन सब में भी इंटरेस्ट है तो बच्चा वो भी तो एक्सप्लोर करे। ऐसा ना हो डिग्री हमारे हाथ में PhD की आ गई और फॉर्म भर रहे हैं हम अभी भी स्कूल में पियोन बनने का, वो स्थिति नहीं होनी चाहिए, है ना। थोड़े कटु वाक्य हैं बट ऐसा होता है या हम देख रहे हैं अपने आसपास, तो वो चीज ना हो, बच्चा स्किल्ड हो, है ना। तो वो एक चीज हुई। फिर जो ये 9 to 12 का टाइम है, यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग, 21st सेंचुरी स्किल्स की बात कर रहे हैं, 21वीं शताब्दी के कौशल बच्चे में हो, वो क्या है, वो है CDP। अभी आएंगे उस पर भी, चलिए समझते हैं, एक एक करके समझेंगे। डरना नहीं है किसी भी चीज को देख करके, इतनी रामायण लिखी हुई है, इसको देख करके परेशान नहीं होना। देखिए रामायण से मेरा मतलब है बहुत बड़ा सा ग्रंथ, ठीक, कई लोग दिल पे ले जाते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे तो 360 डिग्री असेसमेंट की बात की है इन्होंने, 360 डिग्री असेसमेंट होना चाहिए, यानी जो आकलन हो वो 360 डिग्री में हो। इस पे भी बाद में आएंगे, पहले हम पढ़ेंगे इससे भी पहले अपनी 21st सेंचुरी स्किल्स कौन सी हैं जिनको सिखाने की बात की जा रही है ना। ये परख पे भी आएंगे बाद में, पहले 21st सेंचुरी स्किल्स की बात करेंगे। 21st सेंचुरी स्किल्स की बात हो रही है, 21वीं शताब्दी के कौशल क्या हो सकते हैं वो 21वीं शताब्दी के कौशल। 21वीं शताब्दी के कौशल हैं क्रिटिकल थिंकिंग, इनोवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, कोऑपरेशन। यानी हम जब बात कर रहे हैं 21st सेंचुरी स्किल्स की, यानी 21वीं शताब्दी 21st सेंचुरी स्किल्स, भाई समय बदल गया, चीजें बदल गई। आज से 20 साल पहले मैं और आप शायद नहीं सोच सकते थे कि हम लोग देश के अलग अलग कोने से इतनी रात को, रात के 10 बजे, कोई किसी और स्टेट से देख रहा है, कोई कर्नाटका से देख रहा होगा, कोई बिहार से देख रहा होगा, कोई यूपी से, कोई दिल्ली से, कोई कश्मीर से भी देख रहा होगा, है ना। तो आप लोग इतने सारे लर्नर्स, हम लोग 6-7 हजार लोग रात को ऐसे ही हैं वहीं एक दिन उठ करके इतने दिनों बाद, और ऐसे रात को फोन में सीख रहे होंगे। ये शायद अब से 20 साल पहले हम नहीं सोच पाते थे, या जब मैं छोटी थी तब हम टीवी देख के काम चला लेते थे, ठीक। तो अगर हम कहें तो 21वीं शताब्दी है तो चेंज है, टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा प्रयोग है। तो 21वीं शताब्दी की जो कौशल है, मेनली आप मेजरली CDP से याद रखोगे, जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से याद रखते हो ना, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, तो उसी तरह से क्रिटिकल थिंकिंग बहुत महत्वपूर्ण है। पेपर में सीधे सीधे क्वेश्चन आ रहा है, क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग यानी आलोचनात्मक चिंतन, बच्चे के सामने जो आए ऐसा नहीं बस वो मान ले, उस पर वो सोच पाए, क्रिटिकली हर चीज पे सोच पाए, क्या सही है क्या गलत है, गलत है तो क्यों गलत है, सही है तो क्यों सही है, और एनालाइज कर पाए, प्रॉपर चीजों का विश्लेषण कर पाए, हर एंगल से देख पाए चीज को, क्या फैक्ट है क्या ओपिनियन है ये समझ पाए, है ना। बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो जस्ट मान ना ले कि हाँ यार बुरा ही होता होगा, ठीक है। अगर हम बात करें डेवलपमेंट की, यानी ये डेवलपमेंट तो आप चाइल्ड डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, यहाँ क्रिटिकल थिंकिंग हुआ। डी फॉर डिसीजन मेकिंग, यार आप अपने जीवन के डिसीजन ले पाए, या बच्चे की डिसीजन मेकिंग अच्छी हो, कोई और तो जीवन भर आपके लिए डिसीजन नहीं लेगा, और जीवन में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आपकी डिसीजन मेकिंग यानी निर्णय निर्माण की जो क्षमता है, निर्णय लेने की जो क्षमता है वो कैसी है ना। तो बच्चे में डिसीजन मेकिंग हो, भाई डिसीजंस तो पूरी लाइफ चेंज कर देते हैं ना। हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं माँ बाप ले लें कि हमें आगे क्या करना है, डिसीजन शादी किससे करनी है, सारे डिसीजन माँ बाप ले लें, या माँ बाप खुद भी यही चाहते हैं, बट क्या पूरा जीवन ऐसे ही चलेगा, नहीं चल पाएगा। तो वो बेसिकली डिसीजन मेकिंग, डिसीजन, और हम इसका एक रीजन ये भी है कि कोई भी ये नहीं चाहता कि जब वो गलत साबित हो तो ठीकरा जो है उस पर फोड़ दिया जाए, है ना। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम नहीं लेना चाहते डिसीजंस की। माँ बाप एटलीस्ट भाई लड़का ढूंढ के लाएंगे हमारे लिए तो कह तो देंगे, कल को कैसा लड़का ढूंढ के लाएगा, खुद से गलत निकल गया तो क्या जिम्मेदारी लोगे। तो डिसीजन मेकिंग आपकी शुरुआत से स्ट्रांग होनी चाहिए, है ना। छोटे छोटे डिसीजन में हम कई बार अटके रहते हैं कि क्या पहने, ये पहने कि वो पहने, तो डिसीजन मेकिंग बच्चे की अच्छी हो। दूसरी चीज है प्रॉब्लम सॉल्विंग, P फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग। गलत डिसीजन ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मतलब ऐसा थोड़ी कि सारे डिसीजन सही हो जाएंगे, तो वो बच्चों को शुरुआत से प्रैक्टिस है उस चीज की, अलग अलग आयाम में। सिर्फ शादी का डिसीजन नहीं दिलवा रहे हैं हम स्कूल में, यहाँ पे कुल मिला के बात ये है कि छोटी छोटी चीजों से लेके तो फिर तो आप देश के भी बहुत हद तक काम आएंगे ना, जब आप बड़े बड़े डिसीजन भी ले पाएंगे, जब आपने छोटी उम्र से चीजें करने की कोशिश की, कुछ एक्सपेरिमेंट किया, कुछ गलत हुआ कुछ सही हुआ, है ना, तो आप खुद की ही थिंकिंग को दिशा दे पाएंगे। कुल मिलाकर के मेटाकॉग्निशन, यानी हम कह सकते हैं कि मेटाकॉग्निशन पे फोकस किया जाए कि हाउ टू लर्न, लर्निंग टू लर्न, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, लर्निंग टू लर्न, कि सीखेंगे कैसे ये सीख पाए हम। तो ये पेपर में आपको देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन, लर्निंग टू लर्न पे फोकस करे ये पॉलिसी, लर्निंग टू लर्न यानी सीखते कैसे हम ये सीख पाए, सीखते कैसे हम ये सीख पाए, यानी मेटाकॉग्निशन। परासंज्ञान, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, मेटाकॉग्निशन पे भरपूर क्वेश्चंस आए इस बार सीटेट में, है ना। परासंज्ञान ये हम 2019 से डिस्कस करते आ रहे हैं,
तब हमें लगता था यार ये पूछा तो जाता नहीं है कहीं, है ना। लर्निंग टू लर्न, कि सीखेंगे कैसे, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, वो चीजें हम अपने अंदर डेवलप कर पाए। चीजों पे पॉलिसी बात कर रही है, क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 21st सेंचुरी स्किल्स को अगर आपको 3 वर्ड में याद रखना हो या 3 लेटर्स में याद रखना हो, तो एक है सी, क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक चिंतन, बच्चा सोच पाए हर एक एस्पेक्ट में। डी, डिसीजन मेकिंग, यानी उसका निर्णय लेने की क्षमता बेहतर हो। नेक्स्ट है पी फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी समस्या समाधान अच्छा कर पाए। अब ई, क्रिटिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, फिर नया इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी क्या आ रही है। इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं तो कैसे उसकी सोशल स्किल्स बेहतर हो, कैसे उसकी इमोशनल स्किल्स बेहतर हो, कैसे उसकी कम्युनिकेशन बेहतर हो, कैसे उसकी लीडरशिप बेहतर हो। ये सब 21वीं शताब्दी के कौशलों में ही आता है। मेजरली ये 3 चीजें हैं, याद रखेंगे आप, बिल्कुल दिमाग में चलेगी ये चीज। क्रिटिकल थिंकिंग, इसको कैसे डेवलप कर सकते हैं भाई, आप इम्प्रॉम्प्टू डिबेट कर सकते हैं, कोई टॉपिक लेकर के उस पर 2 बच्चे चर्चा कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, बच्चे का क्रिटिकल थिंकिंग, वो दूसरे के पर्सपेक्टिव को लेना सीखेगा, अपनी बात कहना सीखेगा। आप क्या करते हैं, आस्क योरसेल्फ मेड क्वेश्चंस, बच्चों को कहेंगे अच्छा क्वेश्चन पूछो, खुद से पूछो क्वेश्चन कि लाइफ क्या है, ये क्या है, फलाना क्या है, ढिमकाना क्या है, पेड़ से जो सेब है वो नीचे क्यों आया, कुछ भी हो सकता है। गोलमोल आस्किंग रिडल्स, यानी कि आप बच्चे से रिडल्स वगैरह पूछिए, पहेलियां जिनको हम कहते हैं, उससे भी दिमाग शार्प होगा। कुछ गैप दे दीजिए फिल करने के लिए, ऐसी एक्टिविटीज हैं जिनसे क्रिटिकल थिंकिंग अच्छी होगी। पूछो तो समझो, क्रॉस क्वेश्चनिंग हो सकता है कि किसी ने कहा कि भैया लड़कियां तो कमजोर होती हैं, तो दूसरे बच्चों का अच्छा कैसे बताओ जरा, फिर वो एक और क्रॉस एग्जांपल दे रहा है, क्रॉस क्वेश्चनिंग की जा रही है, तो इससे क्या होगा, क्रिटिकल थिंकिंग बेहतर होगी, बच्चे की सोचने की क्षमता। भाई एजुकेशन है क्या कि हम बच्चे का सोचने का तरीका बेहतर कर पाए, उसको सोचना सिखा पाए, है ना। ये नहीं कि क्या सोचें, हम ये सिखा पाए हाउ टू थिंक, ये नहीं व्हाट टू थिंक। हमें दिमाग में नहीं भरना यही गलत है और यही सही है और ये सोचना है, तुम्हें कैसे सोचते हैं ये सिखाना है, तो वही क्रिटिकल थिंकिंग है एक तरह से। इनोवेशन, कुछ नया इनोवेट कर पाए, वो प्रोजेक्ट बेस्ड आप लर्निंग दें। वर्चुअल रियलिटी की हम बात कर रहे हैं, आज हम मेटावर्स की बात कर रहे हैं, है ना। और अलग अलग बच्चों को फ्री छोड़ें, उसको एक ब्रेक दें जहां पे वो थोड़ा सा सीख पाए चीजें। तो इनोवेशन, कुछ नया करना, कुछ नया बनाना। आगे बढ़ेंगे, ये सब 21वीं शताब्दी के कौशल हैं। कोलैबोरेशन, ऐसा ना हो बस हम कॉम्पीट करने में लगे पड़े हैं एक दूसरे से, हमें टीम वर्क आए, हम 4 बच्चों के साथ मिलकर के ग्रुप बना करके सीख पाए, पेयर में सीख पाए, एक दूसरे की प्रॉब्लम हैंडल कर पाए। बहुत सारे इसके लिए गेम्स हो सकते हैं, जैसे कुछ प्रोजेक्ट हो सकता है जो आप ग्रुप में दे सकते हैं, डम शराट्स और दुनिया भर की चीजें इसमें हो सकती हैं, अभी हम उस पर नहीं जा रहे हैं। कम्युनिकेशन, यानी बच्चों को आप कम्युनिकेट करने के लिए बेहतर तरीके अपनाएंगे। अगर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे बात हो रही है कि साइन लर्निंग को भी हम प्रमोट करें, क्यों, क्योंकि स्पेशल एजुकेशन को भी तो हमें इंक्लूड करना है ना। तो साइलेंस टॉक डे, एक दिन आपके शांति से एकदम बात करेंगे। बहुत सारी चीजें, अलग अलग एक्टिविटीज हो सकती हैं कि बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं क्लास में, पेयर्स में बात कर रहे हैं, 2 बच्चे, दो बच्चों को एक साथ बिठाया, एकदम अननोन टॉपिक पे बात करने को कह दिया, तो उनकी कम्युनिकेशन, उनका संप्रेषण बेहतर हो रहा है, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं आईसीटी की, यानी आईसीटी लिटरेसी, यानी टेक्नोलॉजी को लेकर, एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का कैसे प्रयोग किया जाए भरपूर, इस चीज को हम प्रमोट करें, चाहे वो इंटरनेट हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो आपका ये स्मार्ट बोर्ड हो, सामने दिख रहा है आपको, ठीक। फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी, ऐसा नहीं है जरा सा सिलेबस चेंज हुआ और दिमाग घूम गया, है ना। टीचर्स का भी यही हो जाता है, आप नई चीजें सीख पाए, फ्लेक्सिबल हो, नए नए तरीके ढूंढे, अडेप्ट कर पाए नई नई सिचुएशन में, इस चीज के लिए भी आपको बच्चों को तैयार करना है। और जब बच्चों को तैयार करना है तो आपको खुद बहुत फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये बेसिक सी बातें हैं। आगे बढ़ेंगे, ये जस्ट एग्जाम्पल के लिए रटने नहीं है, ये जस्ट 21वीं शताब्दी के कौशलों के मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हैं। अभी इस पे क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे। देखिएगा, वापस से आते हैं जहां हम थे वहीं आते हैं वापस। हम थे कि असेसमेंट के लिए, आकलन के लिए क्या करें। तो एक तो आकलन के लिए एक बॉडी बनाई गई है, बॉडी ये वाली बॉडी नहीं, है ना, जो एक संस्था जैसी बॉडी, जिसको हम कहेंगे परख। परख पे अभी आएंगे, जो परखेगा कि आपका जो सिस्टम है वो कितना बेहतर है और कितने अच्छे से आकलन किया जा रहा है, परख को बनाया जाएगा, ठीक। अगर हम बात करते हैं, हाँ हिंदी पे भी आ रहे हैं यार, उसको पिक्चर्स को देख के भी डर जाते हो, हैं। इतनी बेसिक इंग्लिश हिंदी तो हमें आनी चाहिए कि हम स्कूल में पढ़ा पाएंगे हिंदी इंग्लिश दोनों, प्राइमरी के लिए स्पेशली जो लोग जा रहे हैं, पेपर में भी आएंगी इतनी इंग्लिश। तो सेल्फ असेसमेंट, बेसिकली 360 डिग्री असेसमेंट होना चाहिए, 360 डिग्री, यानी चहुमुखी आकलन। आप बच्चे के संज्ञान को, उसके दिमाग को भी, उसके दिल को भी और उसके इमोशंस को भी, मतलब फिजिकल सारे एस्पेक्ट में आप बच्चे का आकलन कर पाएं कि वो अच्छा किसमें है। ऐसा नहीं सिर्फ पेन पेपर में अच्छा है, किसी एक सब्जेक्ट में अच्छा है, हो सकता है उसके अंदर ड्राइंग की बहुत अच्छी स्किल हो सकता है वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा निकल जाए, हो सकता है वो किसी एक ऐसे सब्जेक्ट में अच्छा हो तो उसको आप साइंस की तरफ लेकर के जाएं। साइंटिफिक टेम्परामेंट, मैथमेटिकल थिंकिंग, इन सब की भी बात की गई है। तो ये 360 डिग्री असेसमेंट, यानी कि
सभी एस्पेक्ट में होलिस्टिक असेसमेंट, सर्वांगीण रूप से हम बच्चों को परख पाए। ठीक, इसके लिए परख बनाया जाएगा। परख क्या है अभी आएंगे। सेल्फ असेसमेंट यानी 360 डिग्री असेसमेंट, यानी एक प्रोग्रेस कार्ड होगा जो 360 डिग्री असेसमेंट कवर करेगा। प्रोग्रेस कार्ड यानी आपका जो रिजल्ट है, जो आपका रिपोर्ट कार्ड है, वो कैसा होगा, 360 डिग्री असेसमेंट उसके अंदर होगा, यानी बच्चे के सभी एस्पेक्ट, सभी पहलू उसके उसमें शामिल होंगे। सेल्फ असेसमेंट को हम स्व आकलन कहते हैं, यानी बच्चा खुद से, जो उसको कोई काम दिया गया है तो वो खुद से आकलन कर पाए कि कितना बेहतर किया है उसने, वो खुद को खुद से नंबर दे पाए। कि मान लीजिए आपने खुद से बैठ करके मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया और आपने खुद ही देखा कि यार ये वाला क्वेश्चन इतना सही है, यहाँ पे ये गलती है, आप खुद का आकलन कर पा रहे हैं, खुद को ही आप देख रहे हैं, खुद में ही कमियां निकाल पा रहे हैं, आप अपने ही काम को बेहतर कर पाएंगे। तो बच्चा एक तो सेल्फ असेसमेंट करे, 360 डिग्री में ये चीज आ जाएगी। पीयर असेसमेंट, जिसको हम सहपाठी आकलन कहेंगे या सह आकलन करेंगे, यानी आपस में बच्चे एक दूसरे की नोटबुक चेक कर लें या फिर एक दूसरे का आकलन कर पाए, एक दूसरे के काम का, कि भाई मैं ये बना के लाया हूं या बहन मैं ये बना करके लाई हूं, मैंने ये किया, देखियो ठीक किया है, अच्छा तेरा ये वाला सब्जेक्ट अच्छा है तो ये वाला सब्जेक्ट मैंने कुछ लिखा है, ये क्वेश्चन सॉल्व किया, एक बार देख ले। तो यानी बच्चे आपस में एक दूसरे का आकलन कर रहे हैं। पीयर्स, पीयर्स मतलब जो सेम एज के लोग हैं। ठीक है, फिर आती है बात टीचर असेसमेंट की। टीचर भी करेंगे भाई, शिक्षक भी आकलन करें कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं, है ना, शिक्षक के द्वारा भी आकलन होगा, बेसिक बात है बिल्कुल। तो चहुमुखी जो आकलन का कार्ड है, जो प्रोग्रेस कार्ड है, 360 डिग्री जो असेसमेंट कार्ड की हम बात कर रहे हैं, उसमें बच्चे का खुद का, वो खुद को कैसे देखता है, खुद को कितने नंबर देगा, उसके सहपाठी उसको कैसे देखते हैं और टीचर कैसे देखता है। तो कुल मिलाकर के सारे एस्पेक्ट्स में वो अपने आप को समझ पाए, असेसमेंट हो पाए, लर्निंग आउटकम क्या निकल करके आया है, यानी कितना सीखा है, कितना और सीखना बाकी है, ये समझ पाए। तो ये है 360 डिग्री असेसमेंट कार्ड। ठीक है, जिसमें बच्चे खुद का भी आकलन करेंगे, बाकी लोग भी अभी परख पे भी चलेंगे। उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कहता है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ असेसमेंट व्हाट काइंड ऑफ रिपोर्ट कार्ड फॉर स्टूडेंट्स हैज बीन प्रपोज्ड इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, यानी किस तरह का रिपोर्ट कार्ड, किस तरह का रिपोर्ट कार्ड। सिंपल 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 क्वेश्चन है। रिपोर्ट कार्ड कैसा, 360 डिग्री, है ना, 360 डिग्री। ऐप पे क्लास चल रही है ये वाली, और अब वहीं चलेगी, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। यूट्यूब की क्लास कल से वो वाली कंटिन्यू हो जाएगी। अभी लास्ट में हमें तो शेयर का मतलब भी तो समझना है ना। देखो एक बार पहले हम ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे, फिर वस्ल और हिज्र का मतलब समझेंगे। मजाक कर रही हूँ यार, हिंदी में भी बता दो, हिंदी में लिखा हुआ है सरकार, अभी करेंगे, डिस्कशन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी में बता देंगे। मैं और ध्यान रखूंगी कि दोनों ही भाषाओं का प्रयोग किया जाए भरपूर। देखिए अगर हम बात करें रिपोर्ट कार्ड की, तो आप लोग कह रहे हैं बी ऑप्शन या 360 डिग्री। चलिए समझते हैं। रिपोर्ट कार्ड्स स्पेसिफाइंग रिलेटिव इंफॉर्मेशन ऑफ द स्टूडेंट्स इन कंपैरिजन टू अदर्स, दूसरों के कंपैरिजन में नहीं, बच्चे के खुद के कंपैरिजन में। ठीक है, फिर क्या है, रिपोर्ट कार्ड्स ऑफ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इन पेपर पेंसिल टेस्ट, नहीं सिर्फ पेपर पेंसिल नहीं, 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट कार्ड, जिसमें बच्चे के सभी आयाम आ जाएं कि वो खेलने कूदने में कैसा है, वो गाने में कैसा है, उसका जो भी उसके अंदर क्षमताएं हैं। समेटिव नहीं फॉर्मेटिव होना चाहिए आकलन का जो तरीका है, यानी रचनात्मक मूल्यांकन की हम बात करें, ना कि, तो हम ये कह सकते हैं कि एक शिफ्ट, एक तो रिजिडिटी से जो आपका आकलन है वो रिजिड ना होकर के फ्लेक्सिबल हो, जो असेसमेंट है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ठीक है, क्या है, रिजिड यानी जटिल या बिल्कुल कठोर ना होकर के कि थोड़ा बहुत भी चेंज का उसमें मौका ही नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक, लचीला कहा जाता है ना कि भाई जो झुकते नहीं है, या तो मतलब ये कहें टाइम के साथ जो बदलते नहीं है वो खत्म हो जाते हैं, मतलब हमें फ्लेक्सिबल होना बहुत जरूरी है, लचीला होना बहुत जरूरी है। ऐसा ही आपका रिपोर्ट कार्ड होना चाहिए। ठीक है, 360 डिग्री असेसमेंट आपका हो पाए। सबमेटिव यानी एसए टू एफए, शिफ्ट कहां होना है, एसए टू एफए। एफए होता है रचनात्मक आकलन, जिसमें बच्चे की एक्टिविटीज इंप्रूवमेंट क्या होना है, कैसे वो सीख रहा है, ये सब चीजें। ऐसे में पेन पेपर टेस्ट होता है ज्यादातर, पेन पेपर टेस्ट। तो ये पेन पेपर या सिर्फ जजमेंट के लिए किया जाता है, ऐसे जो है वो जजमेंट के लिए किया जाता है। तो आपको ऐसे से शिफ्ट करके ज्यादातर चीजें धीरे धीरे एफए की तरफ लेकर के जानी है, यानी रचनात्मक आकलन, यानी कि ये इंप्रूवमेंट के लिए होगा। किसके लिए होगा, इंप्रूवमेंट के लिए होगा, कि और बेहतर कैसे कर सकता है बच्चा। आप टेस्ट इसलिए ले रहे हैं कि और इंप्रूवमेंट का स्कोप कहां है। जैसे आपकी क्लास में भी होता होगा ना, एसए और एफए, जैसे हाफ ईयरली एग्जाम्स को या टर्म 1 को हम क्या कहते थे, एसए कहते हैं, हाफ ईयरली और ईयरली को। एफए क्या है, FA1 FA2 जो आपके फॉर्मेटिव टेस्ट होते हैं वो इंप्रूवमेंट के लिए होते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। कोई दर्द परेशानी समस्या कुछ है तो बता दीजिए। हेलो मैम, आपके कारण मेरा सीटेट 2021 में क्लियर हो गया, असम टेट भी क्लियर हो गया, अब मेरा अपर प्राइमरी स्कूल में जॉब हुआ है। बहुत बढ़िया साहिब बिजॉय, अच्छा अनुराग आपका। ठीक है, एक काम कीजिए, मेल कर दीजिए, अगर हमें फुर्सत होगी तो बिल्कुल बैठ के आपके साथ चर्चा करेंगे।
ईमेल आईडी himanshi.edu10@gmail.com, या इस वीडियो के नीचे एक गूगल फॉर्म होगा, वो फिल कर सकते हैं जिन भी लोगों ने कहीं पे भी जॉब ली है। तो हम डिस्कशन आजकल कर रहे हैं। तो 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट कार्ड होना चाहिए, यानी अलग अलग आयामों में आप बच्चे को जांच पाए। अब बात कर रहे हैं हम कि एक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो MHRD को परिवर्तित किया गया है, ये बात हम ध्यान रखेंगे। एक तो आप बच्चों को 21वीं शताब्दी के कौशल तैयार करें, क्योंकि 21वीं शताब्दी में बच्चे अगर सीख रहे हैं, जिनको हम जेन जी कह रहे हैं, जिसको हम कि जनरेशन जी है, भाई नए जमाने के बच्चे हैं, ठीक, तो उनको हम 21वीं शताब्दी के कौशल भी सिखा पाए। एग्जामिनेशन एंड असेसमेंट रिफॉर्म्स होने चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए, डरे ना बच्चे। परख एक ऐसी बॉडी है जो ये देखेगी कि एग्जामिनेशन कैसे लिए जा रहे हैं, कैसे बेहतर हो सकते हैं। इस परख की ही हम बात कर रहे थे। P फॉर परफॉर्मेंस, A फॉर असेसमेंट, R फॉर रिव्यू, A फॉर एनालिसिस, K फॉर नॉलेज, H फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो ये परख में जो आपके 3 और 3 6 लेटर हैं, इनका अपना अपना एक मतलब है। P फॉर परफॉर्मेंस, A फॉर असेसमेंट, R फॉर रिव्यू, A फॉर एनालिसिस, K फॉर नॉलेज, H फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म आपको आनी चाहिए, एक नंबर में कहीं पे भी पूछी जा सकती है। क्लियर है इतनी बात? कोई भी दिक्कत नहीं है यार। ये हिंदी में भी ऐसे ही रहेगा, परफॉर्मेंस को परफॉर्मेंस ही कहोगे ना, परख की फुल फॉर्म तो यही रहेगी, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एनालिसिस ऑफ नॉलेज एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये है परख की फुल फॉर्म। चले आगे बढ़े। तो ये क्या है? ये एग्जामिनेशन रिफॉर्म है। एक बॉडी बनाई जाएगी जो इस बात का ध्यान रखेगी कि असेसमेंट परफॉर्मेंस का भी पता लगे बच्चे का, उसको रिव्यू किया जा सके, एनालिसिस नॉलेज का पता लग सके, विश्लेषण हो सके ज्ञान का, और सर्वांगीण विकास हो रहा है कि नहीं, ये सब बातें निकल करके आ सके। इसलिए आपकी परख को बनाया जाएगा। एक और चीज है जिसको हम कह रहे हैं होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड। ये इसको 360 कार्ड को, 360 डिग्री असेसमेंट को, इस प्रोग्रेस कार्ड को आप क्या कह सकते हैं? होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड भी कह सकते हैं, है ना। एक ऐसा कार्ड जिसमें आपके सभी आयामों का आकलन हो सके। मतलब हम बच्चे को मूल्यांकन उसका कर पाए, इवैल्यूएट कर पाए, उसका कॉग्निटिव यानी संज्ञान, उसका अफेक्टिव यानी इमोशंस, और साइकोमोटर डोमेन्स। इसकी बात BS ब्लूम करते हैं अपनी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में, है ना। देखो, चाइल्ड डेवलपमेंट से अलग नहीं बन सकती कोई भी पॉलिसी, बच्चे के विकास को ध्यान में रखे बनाई जाएगी। तो आपका जरूरी है कि वो जो चाइल्ड डेवलपमेंट के चैप्टर्स हम जमानों से पढ़ते आ रहे हैं, उनको आप ठीक से समझें, तभी आप चीजें कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर हम इसको कैप से याद रखते हैं, सर पे लगाने वाली टोपी से, कि जो बच्चे का आकलन है वो सभी डोमेन्स में हो सके। ये सभी डोमेन कौन से? 3 डोमेन है बस मेजरली। CAP कैप, CAP कैप हिंदी में भी समझेंगे, डोंट वरी। कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक, बच्चे का दिमाग, पेन पेपर टेस्ट, जो भी सब्जेक्ट्स हैं उसके एकेडमिक्स है, संज्ञानात्मक पक्ष को भी आप आकलन कर पाए। अफेक्टिव होता है इमोशंस से जुड़ा हुआ, बच्चे की भावनाएं भी सब्जेक्ट के साथ, टीचर के साथ जुड़ी हुई हो, अफेक्टिव डोमेन। साइकोमोटर होता है उसका फिजिकल, मोटर जहां आ गया मतलब फिजिकल एक्टिविटी की बात हो रही है, गत्यात्मक कौशल कहते हैं इसको। तो इन तीनों का ही हम समावेशन कर पाए जब हम आकलन की बात करें, है ना। तीनों ही पक्ष में हम बच्चे को इवैल्यूएट कर पाए, क्या कर पाए? बच्चे का जो असेसमेंट है वो तीनों ही पक्ष में हो पाए। इसी को हम प्रोग्रेस कार्ड, यही तो है 360 डिग्री। 360 डिग्री और क्या है? होलिस्टिक कार्ड और क्या है? यही है जो BS ब्लूम अपनी टैक्सोनॉमी में कहते हैं, जो ब्लूम का वर्गीकरण है कि संज्ञानात्मक पक्ष बच्चे के दिमाग से संबंधित जो भी सब्जेक्ट हैं, चाहे वो मैथ्स है, साइंस है ना, तो हम बच्चे का दिमाग भी समझ पाए, उसका उस तरह से भी आकलन कर पाए। अफेक्टिव यानी संवेगात्मक, बच्चे के इमोशंस से जोड़ पाए लर्निंग को, है ना। अभी हमने शुरुआत में एक शायरी की, बहुत ही सस्ती शायरी, अच्छी भी कह सकते हो, वैसे तारीफ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो वो जो शायरी थी वो क्या था? आपके इमोशन से जुड़ी बात। क्या ठीक है यार, बहुत छुट्टी हो गई, 1 हफ्ते से छुट्टी पे हैं, रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस सब हो गया, जन्माष्टमी भी हो जाएगी, टाइम निकलता जाएगा, बट वापस आ जाते हैं काम पे। तो ये इमोशन से जुड़ी बात, वो क्या है? इमोशंस से जुड़ी हुई बात है। ये जो हम अभी कर रहे हैं डिस्कशन, ये दिमाग से जुड़ी हुई बात है। साइकोमोटर क्या होगा कि मैं आपको कुछ एक प्रयोग करके दिखा दूं, यहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी करके दिखा दूं, या आप इन चीजों को स्कूल में डायरेक्टली अप्लाई करें, जब फिजिकली कोई एक एक्टिविटी में यूज कर लें, तो वो क्या हो गया? आपके गत्यात्मक पक्ष से, यानी अब आप फिजिकली भी उस चीज को यूज कर पा रहे हैं। तो इन तीनों ही पक्षों में हम बच्चे का आकलन कर पाए, इसी को तो हम 360 डिग्री कह रहे हैं ना। तीनों ही पक्षों में, सभी पक्षों में बच्चे का आकलन कर पाए, सभी पक्षों से जुड़ पाए हम। होलिस्टिक डेवलपमेंट या होलिस्टिक असेसमेंट की बात यही है। कैप से याद रखेंगे, सिंपल बात, नो बकवास। चले आते हैं, वापस से आते हैं। तो हम बच्चे का आकलन कर सके सभी पक्षों में, जब हम टेस्ट भी ले रहे हैं तो उसके सारे पक्ष वहां पे जुड़ पाए। देखिए, अब एक क्वेश्चन है इसी से जुड़ा हुआ, जवाब देंगे आप फटाफट से क्वेश्चन पढ़ के।
What should be the holistic 360 degree multi-dimensional progress card proposed in the National Education Policy 2020 reflect? यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित समग्र 360 डिग्री बहुआयामी उन्नति पत्र को क्या दर्शाना चाहिए, या उसके थ्रू हम क्या अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, बताइएगा फटाफट से। पहला ऑप्शन है कंपैरिजन ऑफ द स्टूडेंट परफॉर्मेंस विद द मार्क्स अक्रॉस द स्टेट, यानी बच्चों की परफॉर्मेंस को हम आपस में जो बाकी स्टेट हैं उनकी तुलना कर सकें, दूसरे विद्यार्थियों से तुलना कर सकें। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, पाप होगा ये। बच्चे को बच्चे की प्रोग्रेस कि तुम 6 महीने पहले इतना अच्छा कर रहे थे, आज क्यों नहीं कर रहे हो, या पहले से तुमने अच्छा किया है। बच्चे को बच्चे की परफॉर्मेंस से आप कंपेयर करते हैं, बच्चे को खुद की परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हैं, ये नहीं है कि बाकी लोगों की, है ना। अब मेरा जो जीवन रहा है, मैंने जो जीवन में सीखा है, मैं ये देखूंगी ना यार, मैं अब से 1 साल पहले मेरी क्या समझ थी, मैंने इस 1 साल में क्या इंप्रूव किया, है ना। जो मेरी 6 साल पुरानी लगभग वीडियो थी और उसमें और आज में क्या फर्क है। अब मैं ये देखूं कि कोई हार्वर्ड गया था और वहां से पढ़ के क्या आया है, और कोई और कहीं है जिसका कुछ और बैकग्राउंड है, उससे अपने आप को कंपेयर करूं, क्यों करूं भाई, है। या कोई बहुत ही रिमोट एरिया से और बहुत अच्छी एजुकेशन नहीं मिली तो मैं उससे कंपेयर करूं कि देखो मैं तो इससे कितनी अच्छी हूं, है ना, ये तो बहुत ठीक से नहीं बोल पाता। तो ये बेवकूफी होगी। हमें अपनी ही जो भी परफॉर्मेंस है या जो भी हमारी प्रोग्रेस है उससे कंपेयर करना है, दूसरों से नहीं, ठीक है। फिर आता है बी, प्रोग्रेस ऑफ द लर्नर्स इन दी कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन्स। यही बात तो हम कह रहे थे ना, कैप में बच्चों की प्रोग्रेस का आकलन करना, विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक, भावात्मक व मनोगत्यात्मक आयामों में प्रगति के वो होलिस्टिकली कितने बेहतर हुए हैं, दिमाग, दिल और फिजिकल एक्टिविटीज में। करेक्ट आइडेंटिफिकेशन, लेबलिंग। देखो लेबलिंग आप बच्चे पे ठप्पा नहीं लगाते कि तुम फेलियर हो, तुम बहुत ही अच्छे हो, ये लेबलिंग नहीं करते हम। ये नेगेटिव वर्ड है, आपको जहां भी दिखे किसी भी पेपर में चुपचाप से साइड हो जाइएगा, इससे बच जाइएगा। प्रॉब्लम एरियाज इन द स्टूडेंट्स कॉम्प्रिहेंशन दैट द पेरेंट्स नीड टू वर्क अपॉन। भैया जो भी प्रॉब्लम एरियाज हैं बच्चे के काम में, वो पेरेंट्स उन पे काम करें, तो ये गलत हो गया। अगर स्कूल और टीचर दोनों मिलकर काम कर रहे होते तो एक बार को समझ आता। तो बी ऑप्शन कि विद्यार्थियों का संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और गत्यात्मक पक्ष में आकलन, ये है 360 डिग्री असेसमेंट का मतलब। एक और इस पे सीधा क्वेश्चन आया हुआ है, ये जितने भी पिक्चर्स आज आप देख रहे हैं सब पे डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, एक भी पिक्चर ऐसी नहीं है जो आपके काम की ना हो। ये पीडीएफ इसलिए मैं शेयर कर दूंगी, शांति से बैठ के घर पे पढ़िएगा, अपने दोस्तों को भेजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। कितने बजे तक क्लास चलेगा कुछ नहीं पता, अभी डिस्कशन चल रहा है, बहुत सारी चीजें हैं जो हमें डिस्कस करनी है। क्लियर है जी बात? हाँ चलिए, अगर हम बात करते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी की, देखिएगा एक बार, अगर हम समझे यहां पे तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने कहा है रिडक्शन इन करिकुलम, यानी पाठ्यचर्या जो है, इसमें सिलेबस भी शामिल होता है। करिकुलम एक बड़ा सा पार्ट है जिसमें सारी एक्टिविटीज आएंगी, आपके स्कूल में कदम रखने से लेकर के और बाहर निकलने तक पाठ्यचर्या यानी करिकुलम में सारी एक्टिविटीज शामिल होती हैं, जिसका एक हिस्सा होता है सिलेबस यानी पाठ्यक्रम। तो पाठ्यक्रम करिकुलम का ही हिस्सा है। तो जो भी हमारा सिलेबस है, जो भी हमारी एक्टिविटीज हैं, जो भी हमारी प्रेयर है, कुछ भी हो रहा है अगर स्कूल में, उस करिकुलम में थोड़ा सा रिडक्शन करें। ऐसा ना हो बच्चे के वजन से ज्यादा बच्चे के बस्ते का वजन है, यानी उसका बैग भारी है बच्चे से। इवन कहीं कहीं पे तो ये बात भी कही जा रही है कि बच्चे के वजन से 10% से ज्यादा वेट नहीं होना चाहिए बैग का, ठीक। तो हम कह सकते हैं रिडक्शन इन करिकुलम कंटेंट टू एनहेंस एसेंशियल लर्निंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। भैया आप जो है कोर कॉन्सेप्ट्स तक ही कम कर दो, करिकुलम को इतना बड़ा मत करो, बट काम की चीजें रखो उसमें, है ना। एसेंशियल लर्निंग जो महत्वपूर्ण है, जिससे बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक चिंतन बेहतर हो, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसकी डिसीजन मेकिंग, उसकी टेक्नोलॉजी की नॉलेज, उसकी कोऑपरेशन, लीडरशिप, ये स्किल्स बेहतर हो, ठीक है। साइंस की, टेक की नॉलेज, ये सब चीजें बेहतर हो। तो करिकुलम को रिड्यूस करना है ना, कोर कॉन्सेप्ट्स तक। कोर कॉन्सेप्ट्स मतलब जो काम की चीजें हैं, जो जरूरी हैं सबसे ज्यादा, उन चीजों को सिखाइए। ऐसा नहीं है इतना भर दिया है करिकुलम, हाथ ही नहीं आ रहा, समझ ही नहीं आ रहा, सिलेबस खत्म कराने में टीचर लगे हुए हैं और बच्चे भी बस नोटबुक भरने में लगे हुए हैं, जो मेन चीजें थी उन पर ध्यान ही नहीं है ना। तो ये नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, आईटीसी जिसकी हम बात करते, आईएससीटी सॉरी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, के कैसे टेक्नोलॉजी का यूज करके हम बेहतर तरीके से सीख पाए, ठीक। एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने है, द शिफ्ट प्रपोज्ड इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित बदलाव, यानी जो शिफ्ट है, ये सब मैं आपको बता चुकी हूं। अगर मेरी एक एक बात पे आपने ध्यान दिया होगा, बहुत ज्यादा बातें हमने की नहीं है, जो भी की है वो काम की है ना। तो अगर हम कहें जो शिफ्ट है, शिफ्ट मतलब यहां से यहां जाना, चेंज एक तरह का। तो किस तरह का चेंज है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी, रिजिडिटी से फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ, स्टैंडर्डाइजेशन से फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ, मानकीकरण से लचीलापन। यानी ये नहीं है कि आपने 20 लाख बच्चों को एक साथ एग्जाम में बिठाया तो सब 20 के 20 लाखों की जो क्षमता है वो यही होगी कि वो नंबर अच्छे ला पाएंगे सभी, नहीं। तो उनको बाकी एस्पेक्ट में भी हम देख पाए।
सिंपल आंसर है इसका ए ऑप्शन, मानकीकरण से लचीलेपन तक। फॉर्मेटिव से समेटिव नहीं, समेटिव से फॉर्मेटिव, अभी हम यही बात कर रहे थे। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बेहतर होनी चाहिए, ना कि एग्जाम के लिए सीखना, ये उल्टा बोल दिया इन्होंने। मल्टी डिसिप्लिनरी टू रिजिडिटी नहीं, रिजिडिटी टू मल्टी डिसिप्लिनरी, यानी मल्टीपल चीजें वो सीख पाए, कठोरता की तरफ ना जाए, कठोरता से मल्टीपल चीजों की तरफ जाए। तो शिफ्ट है स्टैंडर्डाइजेशन से या रिजिडिटी से फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ। ये हम बात कर रहे थे शुरुआत में, ये बार बार अब आपको जब तक भी नई एजुकेशन पॉलिसी नहीं आ जाएगी यही सिस्टम दिमाग में रखना है, आप इससे नहीं बच सकते। ठीक, क्या है 534 से याद रख लेंगे, 5 3 4 यानी 3 का स्क्वायर है उसमें। ठीक, 5 साल शुरुआत के, जिसमें 3 से 8 वर्ष की हम बात कर रहे हैं। इसमें भी जो 3 से 6 वर्ष हैं, शुरू के जो 3 साल हैं, उसमें बच्चा आंगनवाड़ी में या प्ले वे में रहेगा। और उसके बाद जो 6 से 8 वर्ष का समय है, इसको भी आप 2 पार्ट में विभाजित कर सकते हो कि 3 से 6 वर्ष और 6 से 8। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो ये 3 से 8 वर्ष का जो पीरियड है, इसको फाउंडेशनल यानी मूलभूत चरण कह रहे हैं, जहां बच्चा खेलेगा कूदेगा, अपना विकास करेगा, मन का, दिमाग का, शरीर का, इमोशंस का, है ना, और थोड़ी बहुत बेसिक न्यूमरेसी स्किल्स उसके अंदर आ जाएंगी, यानी बेसिक नंबर को, भाषा को वो समझ पाए। ठीक, बेसिक लिटरेसी स्किल्स। अब 8 से 11 की जब हम बात करें तो ये प्रेपरेटरी स्टेज है, प्रारंभिक चरण है, जहां पे बच्चा आपका 3rd क्लास में होगा, क्योंकि ये 6 से 8 वर्ष में तो फर्स्ट सेकंड कर चुका होगा, और 3 साल शुरुआत के वो प्ले वे मान लीजिए आप। तो 8 से 11 वर्ष जो 3 साल का समय है, तो हम कहेंगे ये कक्षा 3 से 5 का समय होगा। ठीक है, फिर उसके बाद 11 से 14 यानी 6 से 8 वर्ष, 8वीं क्लास हो गई फिर आपकी। फिर ये 14 से 18 जो है सेकेंडरी, जिसको हम कह रहे हैं 9 10 11 12। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसमें प्लेवे आ गया एक, तो प्लेवे, और क्लास 1 एंड 2 आ गई, क्लास 1 एंड 2। ठीक है, क्लास 1 एंड 2 6 से 8 वर्ष में, वही टाइम वही है। अभी भी 6 साल का बच्चा पहली क्लास में आता था, इसमें भी वही आएगा, बस 3 साल को ऐड कर दिया गया है, जो शुरुआत के अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन वाले हैं उनको। ठीक, प्रेपरेटरी स्टेज में आपका बच्चा आएगा 3rd to 5th की स्टेज है। ठीक है, अब यहां 6th to 8th जाएगा वो, 11 से 14 वर्ष, पहले भी यही होता था। सेकेंडरी में आपका 9th to 12th तक। ठीक है, जिसको हम माध्यमिक चरण कह रहे हैं। कैसे याद रखेंगे, वही FPMS। क्लियर है, आगे बढ़ जाए, कोई दिक्कत नहीं हो रही इतनी बात समझने को। ये मल्टीपल टाइम्स आपको रिपीट करनी है अपने दिमाग में भी, और ये एज तो आपको पता होना चाहिए। जैसे बच्चा दिख जाए ना रोड पे, या मैं कहीं भी जाती हूँ, जैसे बच्चा दिखता है, मतलब पहले तो मैं कोशिश करती हूँ उसकी एज गैस कर लूं देखते ही। मेरी इतनी एज नहीं हुई है कि मैं बच्चों की एज गैस करने लग जाऊं, तो लेकिन वो एज गैस कर ली जाए, फिर किस क्लास में है उससे आपको उसकी एज का पता लग जाए, या एज का पता है तो आपको ये पता हो कि बच्चा किस क्लास में होगा। तो अब आप टीचिंग में आ चुके हैं, है ना, चाहे आपने डाइट की हो, बीएड की हो, कुछ भी किया हो या कर रहे हो, आपको ये पता होना चाहिए कितने साल का बच्चा किस क्लास में होगा। फाउंडेशनल स्टेज में डालेंगे, प्रेपरेटरी में डालेंगे, मिडिल में डालेंगे, कहां डालेंगे। ठीक है, चलिए खैर, अब हम बात कर लेते हैं कि एनसीईआरटी आपको पता है, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यानी कैसे आपकी एजुकेशन में रिसर्च हो, ट्रेनिंग हो, कैसे बच्चे सीखेंगे, ये सब चीजों का ध्यान एनसीईआरटी रखती है। और आपका क्या फ्रेमवर्क होगा, क्या करिकुलम होगा, इन सब चीजों पे काम करती है। बुक्स भी आप देखते हैं एनसीईआरटी बनाती है। ठीक, और विल डेवलप अ नेशनल करिकुलर एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ECCE होता था ना पहले, एनटीटी बोलते थे जिसको, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, जिसको आजकल हम ECCE की फॉर्म में याद रखते हैं, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के। वो जो पूर्व बाल्यावस्था का बच्चा 3 से 6 वर्ष का जो टाइम है, उसमें बच्चे का हम ध्यान रख पाए, केयर एंड एजुकेशन, क्योंकि वो बहुत छोटा है, जो प्ले वे में जिसमें बच्चे जाते हैं। NCPF-ECCE डेवलप होगा, यानी एक NCF डेवलप होगा, एक नेशनल करिकुलर एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क के बच्चों को कैसे पढ़ाएं भी नहीं, कैसे उसका विकास करें इस उम्र में, 3 से 6 वर्ष में। ये एनसीईआरटी डेवलप करेगी। कितनी एज तक के बच्चों के लिए? 8 साल तक के बच्चों के लिए, क्योंकि 3 से 8 वर्ष का जो समय है वो ECCE का समय है, वो जो फाउंडेशनल पीरियड है उसकी बात हो रही। तो इसके लिए एक अलग से एनसीईआरटी क्या बनाए, एनसीएफ बनाए 2025 तक। ठीक है, कई सारी चीजें हैं, जैसे एनसीएफटी टीचर एजुकेशन भी बनाना है, एनसीटीई को एनसीईआरटी के साथ डिस्कस करके कंसिडरेशन में दोनों मिलकर के बनाएंगे। एनसीएफटी क्या है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन के टीचर एजुकेशन को और कैसे बेहतर करना है, वो भी एनसीएफ आपका बनाया जाएगा। तो ये 2025 तक अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन के लिए एक एनसीएफ तैयार करे एनसीईआरटी। ये बात हो रही है कि 3 से 8 वर्ष के बच्चों को कैसे हम सिखाएं, इस पे एक अलग से एनसीएफ आया। अभी एक एनसीएफ है ना, एनसीएफ 2005 पढ़ते रहते हैं हम, अब ये सारे नए एनसीएफ अगले 1-2 साल में अपडेट हो जाएंगे। ठीक है, इतनी बात, यहां तक की कहानी हमने क्लियर कर ली है। अब हम आते हैं एक छोटी सी और बात है, एक ऑटोनॉमस बॉडी है। ऑटोनॉमस बॉडी समझते हैं, जो अपने आप में
स्वतंत्र है डिसीजन लेने के लिए, एक ऑटोनॉमस बॉडी है, ठीक, जिसको बनाया जाएगा NETF, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम। इस पे क्या होगा, डिस्कशन होगा, ओपन फ्री डिस्कशन होगा, ओपन डिस्कशन होगा किस बात पे, कि कैसे हम टेक्नोलॉजी का फ्रीली इस्तेमाल कर पाए एजुकेशन को बेहतर करने में। क्या और तरीके हो सकते हैं कि एजुकेशन, हम अच्छे से अच्छे टीचर्स दूर से दूर इलाके में भी पहुंचा पाए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। तो एक नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम टू बी क्रिएटेड, NETF को क्रिएट किया जाना चाहिए, ताकि टेक्नोलॉजी अपने आप में बहुत ही अमेजिंग चीज है और 21वीं सदी में हम इसको यूज कर पा रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं, जिन लोगों से शायद मैं कभी मिली नहीं हूं, आप मुझसे नहीं मिले हैं, आपको जॉब में हेल्प हो रही है, आप कुछ सीखने में हेल्प हो रही है, आप मुझसे कुछ सीख पा रहे हैं, मैं आपके कमेंट से कुछ सीख पा रही हूँ। कैसे सीख पा रहे हैं? टेक्नोलॉजी के माध्यम से, ठीक है। तो नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम क्रिएट होगा। फोरम मतलब जहां पे डिस्कशंस होंगे, जहां पे चर्चाएं होंगी, लोग अपनी ओपिनियन देंगे, लोग फीडबैक देंगे, वहां पे बात होगी कैसे टेक्नोलॉजी नई आ रही है, कैसे उसको अपडेट करें, कैसे उसमें और एजुकेशन में उसका कैसे इस्तेमाल किया जाए, ठीक है भाई। ये सब टेक्नोलॉजी है ना, ये जो कैमरा लगा हुआ है हम एजुकेशन में यूज कर पा रहे हैं, ये PPT बनी हुई है। पहले तो हम सिंपल बोर्ड पे लिखते थे, मैं आऊंगी पहले एक शब्द लिखूंगी, फिर 3 घंटे तक बोलूंगी, फिर कुछ दूसरा शब्द लिखूंगी, है ना। तो उसमें क्या है, समय भी ज्यादा व्यर्थ होगा, स्पेशली ऑनलाइन एजुकेशन में। दूसरा क्या होगा, पिक्चर आपको दिखाऊं कैसे, अभी पिक्चर दिखाई जा सकती है। तो ये टेक्नोलॉजी का यूज एजुकेशन में कर लिया बेहतर बनाने के लिए। तो एजुकेशन को बेहतर करने के लिए एक फोरम बनाया जाएगा, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम कहेंगे जिसको, जिसमें पूरा राष्ट्र डिस्कशन कर पाएगा। परख की बात हम कर चुके हैं, ये आपको याद रखने के लिए यहाँ पे ऐड किया गया है। परख की फुल फॉर्म आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ठीक है। हिंदी में भी इसको यही कहेंगे, एक स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी होगी कि किस लेवल के एग्जाम्स या किस लेवल का आकलन होना चाहिए उस चीज में, ठीक है। अभी हम लैंग्वेज पे क्या कहा है उस पे भी आएंगे और क्वेश्चंस भी करेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि नो रिजिड सेपरेशन, यानी कि कोई भी सेपरेशन रिजिड नहीं होना चाहिए बिटवीन आर्ट, साइंस एंड कॉमर्स वगैरह के बीच में। कोई रिजिड सेपरेशन नहीं है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, उनमें से कुछ सब्जेक्ट आप चूज करेंगे। तो बच्चा जो है साइंस का, वो आर्ट्स के सब्जेक्ट भी पढ़ सकता है, आर्ट्स वाला साइंस के सब्जेक्ट भी पढ़ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिटवीन करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, यानी ना तो आर्ट, साइंस, कॉमर्स में कोई हार्ड या रिजिड सेपरेशन रखो, ना ही करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर, यानी जो खेलने कूदने वाली चीजें उनको भी क्लास में शामिल कर दो पढ़ाई में। मतलब करिकुलर शैक्षिक और सह शैक्षिक पक्ष दोनों को मर्ज कर दो, ऐसे सिखाओ कि मजे में सीखे बच्चा, ठीक। एक्टिविटीज बिटवीन वोकेशनल एंड एकेडमिक स्ट्रीम्स, यानी जो वो पढ़ रहा है वो उसके काम में आना चाहिए जीवन में। ऐसा नहीं एकेडमिक्स पढ़ाई की चीजें अलग हो गई, अब काम करके अलग तरीके से सीखेंगे। वोकेशन भी, व्यवसायिक चीजें भी वो सीख पाए पढ़ते पढ़ते। वोकेशनल इंटीग्रेशन फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स, यानी कक्षा 6 से जब हम 11 से 14 वर्ष की बात कर रहे हैं, 11 साल का बच्चा होगा, तो उस उम्र से ही आप क्या करेंगे, वोकेशनल इंटीग्रेशन, यानी व्यवसायिक शिक्षा को हम शामिल कर लेंगे। बच्चे को हम कोडिंग सिखाएं, बच्चे को हम टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजें सिखाएं, उसको हम इंटर्नशिप्स में इन्वॉल्व करें कि वो कहीं अगर मान लीजिए इंटर्नशिप्स वगैरह उसको इन्वॉल्व कराया जाए, मान लीजिए किसी कंपनी में जाकर के वो कुछ इंटर्नशिप करे, देखे रियल में काम कैसे होता है, जो किताबों में पढ़ा जा रहा है वो काम का है कि नहीं, वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाए उसको, है ना। और इंटर्नशिप्स चाहे वो आपके योगा में हो तो किसी योग टीचर के साथ या कहीं संस्थान में जाके वो 3 महीने सीख रहा है कुछ, है ना। म्यूजिक में कोई और ट्रेनिंग ले रहा है, स्पोर्ट्स का कुछ और इस तरह का है, मान लीजिए उसका एडिटिंग स्किल्स उसकी अच्छी है तो वो वहां सीखने की कोशिश कर रहा है, तो वो उस तरह की कंपनी में जाकर के इंटर्नशिप करे, तो वहां जाकर के सीखे, रियल वर्ल्ड नॉलेज ले, ठीक है जी। आगे बढ़े, समझे कुछ चीजों को। देखिएगा, टीचर्स टू बी प्रिपेयर्ड फॉर असेसमेंट रिफॉर्म्स बाय 2023। अब टीचर्स यानी कि आप लोग, अगर हम बात करें तो टीचर्स को प्रिपेयर करना है हमें, या स्पेशली जो सिस्टम में है उन लोगों को भी, कि आकलन में जो रिफॉर्म है 2023 तक, टीचर्स भी इस चीज के लिए तैयार हों। अभी टीचर को भी तो ट्रेनिंग मिले तब तो वो नया कुछ कर पाएंगे, अभी तो जैसे चलते आ रही हैं चीजें वैसे ही चल रही हैं, ठीक। तो 2023 तक टीचर्स को भी प्रिपेयर करना है हमें बदलाव के लिए, कि आकलन में बदलाव होगा और वो कैसे होगा, इन सब चीजों के लिए ट्रेन किया जाएगा टीचर्स को भी। एवरी चाइल्ड विल कम आउट ऑफ स्कूल अडेप्ट इन एटलीस्ट वन स्किल। ये अडेप्ट मतलब पारंगत हो बच्चा एटलीस्ट एक, स्कूल से निकलते समय एक स्किल में तो अच्छा हो, जिसके सहारे वो एटलीस्ट बेरोजगार ना बैठे, कुछ ना कुछ कर लेगा वो, है ना। तो जब बच्चा स्कूल से निकले तो इस चीज को इंश्योर किया जाए कि उसकी एक स्किल तो एटलीस्ट अच्छी हो, चाहे वो गिटार अच्छा बजाता हो, चाहे वो कुछ बात डिबेट में अच्छा हो, किसी और चीज में अच्छा हो, कोई एक स्किल में वो पारंगत होना चाहिए, अडेप्ट होना चाहिए। ए वाला अडेप्ट नहीं है, ये ई वाला ही है, ठीक है। कॉमन स्टैंडर्ड्स ऑफ लर्निंग इन पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल्स, ये चीज पता नहीं किस हद तक ये ऑन पेपर्स ये बातें, कुछ चीजें तो ऐसी लगती हैं पढ़ के कि पता नहीं सच में कभी ये साकार हो पाएंगी, बट हाँ टेक्नोलॉजी का यूज होकर के मुझे लगता है कि चीजें
होंगी बेहतर। ठीक है ना, थोड़ी चीजें और रह गई हैं, अभी डिस्कशन है आपका बाकी। पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल्स में सेम स्टैंडर्ड्स फॉलो हो, यानी जो पढ़ाई है, जो करिकुलम है, जो एक्टिविटीज है, उसी लेवल की हो जिस लेवल की प्राइवेट स्कूल्स में होती है। ठीक है, देखते हैं खैर ये किस हद तक बेहतर हो पाता है। दिल्ली के स्कूल्स में थोड़ी बेहतर हुई हैं चीजें। अगर हम बात करते हैं यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर ऑफ एजुकेशन, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ऑफ नहीं हो गए, ठीक, ECCE का यूनिवर्सलाइजेशन हो सके, यानी वो 2 करोड़ बच्चे एक तो वापस आ सकें, दूसरा हर बच्चे को हम सिखा सकें, वो जो 8 साल तक की 6 साल तक की जो उम्र है, जो 6 साल तक की उम्र के बच्चे हैं, उनको सभी को स्कूल में या उनको सिखाया जा सके। नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, ये याद रखिएगा, FLN से याद रख लीजिएगा कि एक मिशन चलाया जाएगा, नेशनल मिशन जिसको आप कह लीजिए, जिसको हम कहेंगे FLN, है ना, NFLN भी कह सकते हो आप। जैसे नेशनल लिटरेसी मिशन होता था ना, उसी तरह से फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। तो वो जो फाउंडेशनल स्टेज है, उसी में 8 साल तक की उम्र तक ही बच्चा जो ग्रेड 3 कक्षा 3 तक आते आते उसकी बेसिक न्यूमरेसी एकदम अच्छी हो, वो बेसिक थोड़ी बहुत भाषा ठीक से जानता हो, बेसिक नंबर संख्या के साथ थोड़ा बहुत खेल पाए। ऐसा ना हो कि बच्चा आ गया 5वीं में, लिखना ही नहीं आता अभी तक, तो वो बेसिक लिटरेसी और न्यूमरेसी उसकी क्लियर हो पाए। फिर है करिकुलम टू इंटीग्रेट 21st सेंचुरी स्किल्स, इस पे हम चर्चा कर चुके हैं कि 21वीं शताब्दी के जो कौशल हैं वो करिकुलम में इंक्लूड होने चाहिए। मैथमेटिकल थिंकिंग बच्चे में डेवलप हो, साइंटिफिक टेम्परामेंट बच्चे में डेवलप हो कि वो वैज्ञानिक दृष्टि से सोच पाए, ये सब चीजें उसमें हो, प्रायोगिक जो चीजें हैं उनका वो इस्तेमाल कर पाए, एक्सपीरियंशियल जो नॉलेज है वो हम उसको दे पाए, अनुभव रियल वर्ल्ड का। ठीक है, द एम ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है? यूनिवर्सलाइजेशन हो एजुकेशन फ्रॉम प्री स्कूल, प्री स्कूल वही आपका 3 से 6 वर्ष, प्लेवे वाली एज, सेकेंडरी लेवल तक 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो हो जाए, यानी 2030 तक हम हर बच्चे को स्कूल में लेकर के आ पाए। देखते हैं कितनी कोशिश इस पे की जाएगी। जीडीपी जो है आपका, उसकी इन्वेस्टमेंट जीडीपी का 4.3% से बढ़कर के 6% तक का जो खर्चा है वो एजुकेशन पे होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए इन सब चीजों को लेकर के, तो बजट बढ़ाया जाएगा, ऑफ कोर्स तभी चीजें हो पाएंगी। सोशली एंड, ये बहुत जरूरी है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। ये सब चीजें मैंने बीच में आपको रिपीट कराई हैं जो अब तक डिस्कस किया था, ये नई चीज है, इसको ध्यान से समझिएगा। SEDGs है ना, SEDG क्या है भाई? SEDG है सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स, यानी सामाजिक एवं सांवेगिक रूप से वंचित समूह के जो बच्चे हैं उनको हम कैसे शामिल कर पाए। कुल मिलाकर के इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा, कैसे हम हर तरह के बच्चे का समावेशन कर पाए, है ना, कैसे हम उसको इंक्लूसिव फील करा पाए। इंक्लूसिव का मतलब क्या है? यानी सारे बच्चे एक नॉर्मल रेगुलर क्लासरूम में बैठ करके सीख पाए, चाहे वो कोई भी लड़का हो या लड़की, यानी जेंडर कोई भी हो, ट्रांसजेंडर हो, कोई भी जेंडर हो, वो इंडिविजुअल है, इतना काफी है। दूसरा क्या होगा? दूसरी एक चीज हो सकती है कि कोई गांव से आता है, शहर से आता है, हिंदी बोलता है, पंजाबी बोलता है, गुजराती बोलता है, भोजपुरी बोलता है, यानी भाषा के आधार पे भी डाइवर्सिटी है, तो उसको भी आप इंक्लूड करेंगे। कोई एक ऐसा बच्चा है जो किसी मार्जिनल ग्रुप से आता है, जिनको हम SC, STs, OBCs कह रहे हैं, किसी भी रूप में वो वंचित रहे हैं, उनको भी आप क्लासरूम में इन्वॉल्व कर पाओ। कुछ बच्चे होंगे जिनको डिसेबिलिटी होगी, किसी को फिजिकल होगी, किसी को लर्निंग डिसेबिलिटी होगी, मान लीजिए किसी को डिसलेक्सिया है, किसी को ADHD है, किसी को चलने में दिक्कत है, किसी को सुनने में दिक्कत है, ये सब चीजें आ पाए, इनको भी हम इंक्लूड कर पाए। तो कुल मिलाकर के इसमें बहुत सारे सेक्शन हैं, इनको ध्यान से समझिएगा। जेंडर आइडेंटिटीज, यानी किसी की क्या जेंडर आइडेंटिटी है, क्या लिंग पहचान है, चाहे वो लड़का है, लड़की है, ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल है, कोई भी है, आपको क्या करना है? ये सोशली इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स में आते हैं, किसी भी आधार पर समाज ने या तो सामाजिक रूप से वो वंचित हैं, या इकोनॉमिक दृष्टि से वो वंचित हैं, या इमोशनली उनको एक्सेप्टेबल फील नहीं कराया गया। बच्चा बैठा बराबर में आकर कहा, अरे तुम तो फलानी जाति से हो, मेरे पास मत बैठो। ये क्या है? ये डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स हैं, ये वंचित समूह हैं जिनको किसी भी आधार पे वंचित रखा गया है, तो इनको हमें इंक्लूड करना है। इसके लिए ये ग्रुप्स बनाए जाएंगे जो इस पे काम करेंगे, जिनको हम सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स कहेंगे। सामाजिक और सांवेगिक रूप से वंचित समूह बनाए जाएंगे जो इस पे काम करें, इन बच्चों को ऊपर उनके उत्थान के लिए काम करें। ठीक है, अगर हम बात करें, कोई कह रहा है एडमिशन लेना है, करियर ऐप डाउनलोड कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ले सकते हो आप एडमिशन अभी। जेंडर आइडेंटिटीज की अगर हम बात कर रहे हैं, तो जेंडर आइडेंटिटीज में क्या है भाई? जेंडर आइडेंटिटीज मैंने बता दिया, मेल फीमेल, मतलब डिस्पाइट कोई भी जेंडर, बच्चे को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, उसको भी इंक्लूडेड महसूस होना चाहिए, क्योंकि वो इंसान है, इतना काफी है। आगे बढ़ते हैं, सोशियो कल्चरल आइडेंटिटीज। सोशियो कल्चरल आइडेंटिटीज क्या हो सकती है? सामाजिक सांस्कृतिक पहचान किसी की,
कोई किसी एक जाति से, किसी एक धर्म से, किसी एक समूह से आता है तो उसको भी आप इंक्लूडेड फील कराएंगे, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसीज हो, यानी किसी भी रूप में अगर वंचित रहे हैं तो ये भी इंक्लूडेड महसूस कर सकें। ज्योग्राफिकल आइडेंटिटीज क्या हो सकती है? कोई बच्चा है जो कहीं एक ऐसी ज्योग्राफिकल लोकेशन से आता है कि मान लीजिए वो आपके यहां से बिल्कुल अलग है, वहां भाषा कुछ और बोली जाती है, वो रिमोट एरिया से आता है ना, या वो किसी और जाति समूह या भाषा, मतलब ज्योग्राफी के आधार पे अंतर है, वो खाता कुछ और है, आप कुछ और खाते हैं, तो इन सब चीजों को भी आप इंक्लूड करेंगे, ज्योग्राफिकल आइडेंटिटीज को भी आप इंक्लूड करेंगे। डिसेबिलिटीज यानी चाहे वो लर्निंग डिसेबिलिटी हो, चाहे बच्चे को कोई फिजिकल डिसेबिलिटी हो, हियरिंग इंपेयरमेंट हो, सबको आप इंक्लूड करेंगे, रेगुलर क्लासरूम में सिखाएंगे। सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस, कोई गरीब है, अमीर है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए तो हम स्कूल में यूनिफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं। यूनिफॉर्म मतलब सबके लिए एक जैसा, कि आप चाहे अंबानी के बच्चे हैं, खैर पता नहीं उनके केस में तो क्या होता होगा, बट मैं जस्ट एग्जांपल ले रही हूं, तो आप स्कूल में यूनिफॉर्म ही पहन करके आएंगे जो सभी के लिए है ना। फर्क नहीं पड़ता आपके घर में कितना पैसा है, कितने आप एडवांटेज ग्रुप से आ रहे हैं, कितने डिसएडवांटेज ग्रुप से आ रहे हैं, कौन सी भाषा बोल रहे हैं, कोई मतलब नहीं, हमें यूनिफॉर्म पहन करके आओ। यूनिफॉर्म मतलब आपने सबको एक लेवल ग्राउंड पे ला करके रख दिया, एक लेवल प्लेइंग फील्ड पे ले आए आप, और वहां आप सीखने की बात कर रहे हैं। नहीं तो एक बच्चा होगा जो अपनी गुच्ची के कपड़े पहन के आएगा, दूसरा होगा बेचारा वो मुश्किल से खादी सिलवा पा रहा है ना। तो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस के आधार पर भी हम यूनिफॉर्म की जो हम बात करते हैं इसीलिए करते हैं कि सब बच्चे इक्वल हम एटलीस्ट लेकर के चल सकें, और फिर उनके अंदर जो अंतर है उन पे हम काम कर सकें। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? चलिए, तो इन सब ग्रुप्स को भी हम शामिल करें, इसके लिए SEDGs बनाए जाएंगे, रिकॉग्नाइजिंग, आइडेंटिफाइंग एंड फोस्टरिंग द यूनिक कैपेबिलिटीज। अब इनको कैसे ये ग्रुप्स करेंगे क्या? ये जो SEDG है जिसपे अभी हमने चर्चा की है, इसमें किस किस को इंक्लूड करना है, चाहे वो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है, चाहे वो जेंडर आइडेंटिटी है, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, सबको, ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी है, सबको इंक्लूड कर लिया। तरीका क्या होगा? तरीका होगा कि आप पहचाने बच्चे को, आइडेंटिफाई करें, और उसके अंदर जो यूनिकनेस है, हर व्यक्ति में, हर बच्चे में कुछ तो यूनिक होगा, उस चीज को उभारने का प्रयास करें, फोस्टर करें उसकी क्षमताओं को। रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी यानी आप विभिन्नता में एकता की बात करें, और बच्चे को लोकल कॉन्टेक्स्ट में सिखाएं, यानी बच्चा जिस संदर्भ से, जिस परिवेश से, जिस भाषा का प्रयोग करता है, उस चीज से आप उसको जोड़ पाए, है ना। टीचर बनना इजी काम नहीं है ना, आपको एग्जाम्पल्स आपके ऐसे होने चाहिए कि एक बच्चा जो किसी दूसरी जाति से या समूह से या दिखने में अलग है, ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी अलग है, सबको केटर कर पाए, यानी कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ। ऐसा नहीं है बच्चे इंडिया के, आप अमेरिका के एग्जाम्पल दे रहे हैं, उन्होंने सुना भी नहीं है ए फॉर अमेरिका क्या है भाई, ठीक है, तो उसके इसमें दिक्कत हो जाएगी। तो आपको कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ में सिखाना है, यानी बच्चे की लोकल नॉलेज मीनिंगफुल होना चाहिए, अर्थपूर्ण होना चाहिए, अधिगम जिस लाइफ से वो आता है उस तरह के एग्जाम्पल्स आपको देने हैं। फुल इक्विटी एंड इंक्लूजन यानी कि जो समता है, समता मतलब अगर दो लोगों में अंतर है तो उनका ध्यान रखा जाए, उसके प्रति सेंसिटिव रहा जाए। ये नहीं है कि कोई व्यक्ति है जो चल नहीं सकता, या कोई फीमेल है और एक व्यक्ति है जो हट्टा कट्टा है, और आप कहो तीनों को ना 50 किलो वजन उठाना है। ये इक्वालिटी है, इक्वालिटी हर जगह काम नहीं आती। आपको इक्विटी का इस्तेमाल करना है, एज पर नीड, एज पर कैपेबिलिटी आपको चीजें यूज करनी है। इसका मतलब ये नहीं कि आप पार्शियलिटी कर रहे हैं, नीड के अनुसार। जैसे हम देखते हैं ट्रेन में रिजर्वेशन है अगर वुमेन्स कोच का मेट्रो में, या अगर हम बात कर रहे हैं नौकरियों में भी, मैं बिहार में जितना मुझे पता है तो वहां पे फीमेल्स के लिए रिजर्वेशन है जॉब्स में। क्यों है? कि उनको जिस वर्ग को दबाया जा रहा है वो एटलीस्ट उभर के तो आए, पहले आप मौका तो दो उनको आगे आने का, तब तो बराबरी की बात करेंगे। ठीक है, इंक्लूजन यानी समावेशन, यानी सभी को समावेशित करें, यानी एजुकेशन फॉर ऑल। तो कुल मिला के बात यह है कि हम सभी में डाइवर्सिटी है, बट उसके बाद भी हम सब एक साथ सीख सकते हैं। करिकुलम एंड पेडागोजी इन स्कूल्स यानी जो पाठ्यचर्या है, और पेडागोजी मतलब सिखाने के जो तरीके हैं वो कैसे होने चाहिए। तो लर्निंग शुड बी होलिस्टिक यानी सर्वांगीण हो, इंटीग्रेटेड यानी एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट को जोड़ करके सिखाएं हम, एकीकृत हो, इंजॉयबल हो यानी मजे में सीख पाए, ऐसे पहाड़ ना टूट रहे हो कि हाय रे पढ़ना पड़ेगा। आप लोग वेट करते हैं क्लास का, जो मैं देखती हूँ कमेंट्स में मेल आ जाते हैं 4 दिन क्लास ना हो तो, है ना, ऐसा कभी कभी ही होता है वैसे, और मुझे भी खुद बेचैनी हो जाती। क्यों? यहाँ पे हम कुछ बर्डनसम बातें कर रहे हैं, बातें हमारी भारी हैं बट मजे में कर रहे हैं, है ना। तो एंजॉयबल और एंगेजिंग, वो तो आज मैं कुछ एक्स्ट्रा कमेंट ले भी नहीं रही हूँ, क्योंकि फोकस ये है कि ये जो टॉपिक है ये बहुत जरूरी है और हम इसको कंप्लीट कर पाए अच्छे से। ठीक, तो करिकुलम और पेडागोजी यानी तरीके सिखाने के, और जो पाठ्यचर्या है वो ऐसी होनी चाहिए जहां पे सर्वांगीण रूप में सीख पाए बच्चा, जोड़ करके एक दूसरे से चीजें सीख पाए, एंजॉयबल हो, एंगेजिंग हो, यानी उसका ध्यान वहीं रहे। ऐसा नहीं है कि पढ़ते पढ़ते सो जाए। ठीक है, अब जेंडर इंक्लूजन फंड होने चाहिए कि भैया जो मेल और फीमेल, हम दो जेंडर की बात करते हैं जो कि एक
सोशली कंस्ट्रक्टेड आइडेंटिटीज हैं, यानी समाज ने बनाया है जेंडर को। तो उस केस में एक जेंडर इंक्लूजन फंड हो कि ज्यादा से ज्यादा जो लड़कियां हैं उनको भी हम शिक्षा में लेकर के आ सकें। इस आधार पे आज भी कई जगह पे रोक लिया जाता है कि तुमको तो शादी ही करनी है, या तुम तो तुम्हारे जो छोटे बहन भाई हैं उनका ध्यान रख लो, पढ़ लिख के क्या करोगी, या फिर तुमको क्यों शिक्षा लेनी है ना। तो ये क्या है, जेंडर इंक्लूजन फंड जब आएगा तो हम लड़कियों को और बढ़ावा दे पाएंगे पढ़ने के लिए। केजीबीवीज जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की हम बात करते हैं, वो ग्रेड 12 तक हो। ये रेजिडेंशियल स्कूल्स होते हैं जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप की लड़कियां हैं, स्पेशली उनके लिए, SC ST OBCs, इन सब के लिए हम कह सकते हैं। तो इनको हम 12th तक अपग्रेड करें। फिर है रिडक्शन इन दी करिकुलम टू कोर कॉन्सेप्ट्स, ये बात हम कर चुके हैं, 1 नंबर का सीधा सीधा क्वेश्चन आ चुका है सीटेट में। तो क्या है, कोर कॉन्सेप्ट्स में मतलब करिकुलम में कमी लाओ, भर भर के सब्जेक्ट मत लाओ, बस्ता भारी मत करो, काम की चीजें पढ़ाओ। तो कोर कॉन्सेप्ट्स यानी जो मेन चीजें हैं जिससे बच्चे की थिंकिंग स्किल्स, उसका साइंटिफिक टेम्पर, ये सब डेवलप हो, वो कोर कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ाओ। तो कुछ 30% से आई थिंक रिड्यूस भी किया है अभी, वो तो कोरोना के चक्कर में किया था खैर सिलेबस, तो वो भी हो, रिडक्शन ऑफ करिकुलम भी होगा या सिलेबस भी होगा। एक क्वेश्चन है छोटा सा, फटाफट से डील कीजिए। व्हाट डज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोज फॉर रिटेंशन ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स? ये जो SEDG की बात हमने की है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या कहती है उन बच्चों को उनके रिटेंशन के लिए, कि वो स्कूल छोड़ के ना जाएं, जिसको हम ड्रॉप आउट कहते हैं, कि एजुकेशन पूरी नहीं हुई और बीच में छोड़ के जाना पड़ा, स्कूल में से निकलवा लिया माँ बाप ने। किसको? सोशली इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स को, कि या तो उनके पास पैसे नहीं है पढ़ने के, या फिर कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके सर पे आ गई है। हाँ, टेलीग्राम चैनल पे आज ही मिल जाएगा PDF, डोंट वरी। आमिर अभी आने तो दो सिलेबस, क्यों दुखी हो रहे हो? देखिए फटाफट से जवाब दीजिए, डी ऑप्शन कह रहे हैं आप लोग। चलिए समझते हैं। अगर हम बात करते हैं रोट लर्निंग यानी रट्टे की बात होगी, बिल्कुल भी नहीं। स्टैंडर्डाइजेशन नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी की बात करेंगे। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड नहीं, 360 डिग्री। रिलेटेबल एंड मीनिंगफुल करिकुलम, जिसको हम लोकल कॉन्टेक्स्ट कह रहे थे अभी, यानी रिलेटेबल हो, जो सोशियो इकोनॉमिकली वीकर बच्चे हैं या इमोशनली वीकर बच्चे हैं उनके कॉन्टेक्स्ट से जुड़ी हुई बात हो। ऐसा नहीं है कि आप उनको रोटी नहीं मिल रही और आप ब्रेड की बात कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं ना बात को? तो उनके कॉन्टेक्स्ट से, उनके संदर्भ से जुड़ी हुई चीज आप कर रहे हो। आगे बढ़ते हैं, लैंग्वेज पे हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, इसके बाद आपका टीचर एजुकेशन ही बचता है। कंप्लीट तो आज करेंगे चाहे कितनी भी देर हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लैंग्वेज यानी भाषा, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जिसको आप 1 सिटिंग में समझें तो ज्यादा अच्छा समझ पाएंगे, फिर आप रिवाइज करते रहिएगा। भाषा, भाषा पे क्या कहती है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, बताइएगा। 2 घूंट जिंदगी की वो बचपन नहीं आती थी। थक तो नहीं गए हो? बताओ एक बार। 1.5 घंटा तो हमें हो गया ना आई थिंक। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये सबको पढ़ना है, ये सिर्फ सीटेट के लिए नहीं है, ये आप वैसे भी आपको पता होना चाहिए। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं ना, मतलब किसी चीज की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं, तब भी एजुकेशन पॉलिसी तो आपको पता ही होनी चाहिए। ठीक है जी, कोई दिक्कत परेशानी? चलिए, कमेंट्स में लेना अवॉइड कर रही हूं क्योंकि काम की बातें करनी है। देखिए, लैंग्वेज यानी भाषा की हम बात कर रहे हैं। नो लैंग्वेज इज बीइंग इम्पोज्ड, यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इस बात का ध्यान रखा गया है कि कोई भी भाषा को आप इम्पोज ना करें, थोपे ना किसी पे। भाई मान लीजिए मैं वेजिटेरियन हूं और प्योर वेजिटेरियन हूं, इसका मतलब ये नहीं ना मैं सबको ये कहूं कि, मतलब एटलीस्ट मैं ये कह सकती हूँ कि ठीक है यार तुम भी हो जाओ, अच्छी बात है, एनवायरमेंट के लिए भी वैसे भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। बट मैं ये छीन लूं किसी की प्लेट से, अगर कोई नॉनवेज खा रहा हो, कोई नॉनवेज खा रहा है तो मैं कहूँ भैया ये नहीं खा पाओगे तुम, फेंक दूंगी मैं। तो ये क्या हुआ, इम्पोज कर दिया मैंने। तो इम्पोज नहीं करना, किसी पे थोपना नहीं है, अपनी राय। तो उसी तरह से कोई भी भाषा, मान लीजिए स्कूल में इंग्लिश ही चलेगी, तुम अपनी भाषा छोड़ के आओ तो वो बेवकूफी होगी, है ना। तो ये कह सकते हैं कि नो लैंग्वेज इज बीइंग इम्पोज्ड, यानी किसी भी भाषा को बच्चे पे थोपा ना जाए। जो उसकी मदर टंग है, जो उसकी मादरी जबान जिसको हम कहते हैं, या फिर मातृभाषा है, उसका वो प्रयोग कर पाए स्कूल में आकर के। अगर कोई बच्चा उर्दू बोल दी जाती है किसी घर में तो वो उर्दू बोले, एटलीस्ट क्लास 5 तक, कक्षा 5 तक, क्योंकि बच्चा कनेक्ट कर पाएगा, वो अपने आप को अभिव्यक्त करना बंद कर देगा। अगर आप स्कूल में सिर्फ इंग्लिश ही बुलवा रहे हैं और बच्चे को तो हिंदी भी ठीक से नहीं आ रही है अभी, वो अपनी कुछ उसकी रीजनल लैंग्वेज है उसका प्रयोग करता है, तो उसको वो करने दो। आप इंग्लिश उस पर इंपोज मत करो, एटलीस्ट क्लास 5 तक। पहले वो अपनी बात तो कह ले, भाषा तो सीख लेगा, कौन सी बात हो गई, ठीक है। तो हम ये कहेंगे मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज टिल ग्रेड 5, जो आपका 3 लैंग्वेज फॉर्मूला भी कहता था, त्रिभाषा सूत्र कोठारी आयोग में जिसकी बात हुई है कि भैया कक्षा 5 तक, क्लास 5 तक आप जो एजुकेशन देंगे वो मातृभाषा में देंगे, मदर टंग में देंगे, या क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग करेंगे, रीजनल लैंग्वेज का प्रयोग करेंगे। चाहे बच्चा अगर पंजाबी फैमिली से है, पंजाबी भाषा बोलता है, तो वो आकर के पंजाबी बोले,
किसी को भोजपुरी बोलनी है वो भोजपुरी में अपनी बात कह सके, 2-4 शब्द अगर यूज कर भी रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई हिंदी में भी बात कर रहा है तो हिंदी को भी एक्सेप्ट करो, यानी मदर टंग में आप एजुकेशन दे पाए क्लास 5 तक। संस्कृत एज एन ऑप्शन एट ऑल लेवल्स, ऐसा ना हो कि बस 8वीं तक ही मजबूरी में पढ़नी है संस्कृत, उसके बाद ऑप्शन ही नहीं है। तो संस्कृत को हम क्या कर पाए, एक एज एन ऑप्शन रख पाए कि अगर किसी को चूज करना है हायर लेवल्स पे भी संस्कृत को, तो भी वो चूज कर पाए, चाहे वो 9th हो 10th हो या उसके बाद भी हो इवन, तो ऑप्शन हो उस तरह से। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को भी ध्यान में रखा जाए और 3 भाषाओं का जिक्र किया जाए। मल्टीलिंगुअल फ्लेक्सिबिलिटी इज स्टिल द बेसिस फॉर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, यानी ये याद रखिएगा, इस पे बहुत क्वेश्चंस आएंगे, आ भी रहे हैं। मल्टीलिंगुअल यानी बहुभाषिता, यानी बहुत सारी भाषाएं, बहुभाषिता को मौका मिले, यानी मल्टीपल लैंग्वेज को सिखाना कोई बुरी बात नहीं है। आपका एनसीएफ भी कहता है कि जो मल्टीलिंगुअल क्लासरूम्स होते हैं जहां कई भाषाएं बोली जाती हैं, तो मल्टीलिंगुअलिज्म क्या है, एक एसेट है, एक हमारे लिए धरोहर के जैसा है कि जितनी ज्यादा भाषाएं उतनी बेहतर लर्निंग, क्या दिक्कत है। तो एक एसेट है मल्टीलिंगुअलिज्म, बहुभाषिता। इस पे चर्चा अलग अलग टॉपिक्स हैं ये अपने आप में, सारी बात तो एक ही वीडियो में नहीं कर पाएंगे। आईएसएल यानी इंडियन साइन लैंग्वेज, अगर आपने मेरे साथ डिस्कशन किया है, यूट्यूब पे वीडियोस देखें तो आपको पता है कि मल्टीलिंगुअलिज्म क्या है। एक कक्षा में कई सारी भाषाएं बोलने वाले बच्चे होते हैं, ठीक है जी। कूपन कोड कुछ नहीं लगाना, अभी आपको सबको ही फ्लैट डिस्काउंट है वहां पे, इधर आ जाओ। आईएसएल यानी इंडियन साइन लैंग्वेज का भी हम प्रयोग कर पाए। इस तरह की चीजें, सॉफ्टवेयर डेवलप हो, या हियरिंग इंपेयर्ड बच्चे हैं, विजुअली इंपेयर्ड बच्चे हैं, तो ऐसे बच्चे जिनको कोई भी समस्या है, जो देख के सीख रहे हैं, जो बोल नहीं सकते, डेफ एंड डम हैं, हम इंडियन साइन लैंग्वेज को प्रमोट कर पाए, यानी हम चिन्हों के माध्यम से सीख पाए, ठीक है। तो बहुभाषिता क्या है, एक एसेट है। मल्टीलिंगुअलिज्म, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। और 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जिसमें बात हुई है 3 भाषाओं की, कि कक्षा 5 तक मदर टंग, यानी मदर टंग इंग्लिश और आपकी हिंदी, या फिर इसका कॉम्बिनेशन है बेसिकली। इसमें 2-3 चीजें हैं कि जहां पे हिंदी क्षेत्रों के लिए अलग है, इंग्लिश मतलब जहां पे हिंदी नहीं बोली जाती वहां के लिए अलग है। तो मदर टंग तो एटलीस्ट है ही 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में कक्षा 5 तक। अगर मदर टंग हिंदी है तो फिर दूसरी भाषा इंग्लिश होगी, और तीसरी भाषा आपकी कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज हो सकती है, जो भी 22 भाषाएं हैं उनमें से कोई एक। तो ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला का क्राइटेरिया है, ठीक। आगे बढ़ेंगे। ये छोटा सा क्वेश्चन है आपके सामने जिसपे अभी हमने चर्चा भी की थी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कंसीडर्स मल्टीलिंगुअलिज्म, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुभाषिता को क्या कहती है, बताइएगा एक बार। तो बहुभाषिता को एक हिंड्रेंस यानी रुकावट जी नहीं, मल्टीलिंगुअलिज्म एक एसेट है। सिंपल, टू द पॉइंट चल रहे हैं अभी हम। जिस दिन इस पे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो क्वेश्चंस को फिर एक एक बिल्कुल मतलब क्या कहें, एकदम एनालिसिस कर देंगे क्वेश्चंस का, ठीक है। नोटिफिकेशन नहीं आता, अच्छा, अननेसेसरी नहीं है, बैरियर नहीं है, ये एक एसेट है। अब टीचर एजुकेशन की अगर हम बात करें तो टीचर एजुकेशन में क्या बदलाव की बात की है किसने, न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने। फटाफट से समझते हैं, है ना। ये लास्ट पॉइंट है इस सेशन का, और उसके बाद आपकी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के 99.9% क्वेश्चंस हैं वो आप सॉल्व कर लेंगे इजीली। लास्ट में याद दिला देना, वो शेर का मतलब समझाना है जिनको ना समझ में आया हो, है ना। कुछ लोग तो क्लास भी इसीलिए देख रहे होंगे, मजाक कर रहे हो। देखो एक बार, अगर हम बात करते हैं किसकी, टीचर एजुकेशन की, तो टीचर एजुकेशन में क्या बदलाव आने चाहिए, यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या बदलाव की बात कर रही है। अब न्यू एंड कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन। देखो टीचर एजुकेशन के लिए एक डॉक्यूमेंट तैयार होता है, बदलाव के लिए या चेंजेस के लिए करिकुलम में, पाठ्यचर्या में, या सिखाने के तरीके में, सीखने के तरीके में, जिसको हम एनसीएफ कहते हैं, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा कहते हैं। ये समय समय पे अपडेट होता रहता है एनसीएफ। अगर हम बात करें 1975 में आया, 88 में आया, फिर सन 2000 में, फिर 2005 में, और अभी नए एनसीएफ पे काम चल रहा है, ठीक है ना। बहुत बढ़िया प्रवीण। देखो, तो एक नया और कॉम्प्रिहेंसिव, एक बेहतर एनसीएफ तैयार हो किसके लिए, टीचर एजुकेशन के लिए। देखो जो नॉर्मल एनसीएफ होता है स्कूल एजुकेशन के लिए, उसको एनसीईआरटी तैयार करती है। और जो टीचर एजुकेशन के लिए, यानी टीचर्स को भी तो एजुकेशन या ट्रेनिंग चाहिए ना, तो जो एनसीएफटीई बोलते हैं उसको, एनसीएफटीई मतलब टीचर एजुकेशन, ये तैयार करती है एनसीटीई। एनसीटीई क्या है, एक बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, जो कि यानी एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो टीचर एजुकेशन को कंट्रोल करेगी एक तरह से। तो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन बोलते हैं। ये फुल फॉर्म्स आपके दिमाग में होनी चाहिए, चाहे वो एनसीईआरटी हो, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एनसीटीई यानी बोले तो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ठीक है। अगर हम बात करें न्यू एंड कॉम्प्रिहेंसिव एनसीएफटी तैयार होगा 2021, जिसका नाम दिया जाएगा, और ये 2025 तक तैयार करना है इन लोग को, ठीक है। विल बी फॉर्मुलेटेड बाय द एनसीटीई इन कंसल्टेशन विद एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से बात करके एनसीटीई एक नया टीचर एजुकेशन का एनसीएफ बनाए, ठीक,
जितने भी लोग नए हैं उनका स्वागत है। आप पहले ही दिन आप पे बहुत भारी टॉपिक पड़ गया, बट क्या कर सकते हैं, है ना। बाय 2030 यानी 2030 तक द मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन, बहुत जरूरी है ये, जो न्यूनतम पात्रता है, क्वालिफिकेशन है टीचर बनने की, 2030 तक विल बी अ 4-year इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स या डिग्री, इंटीग्रेटेड 4-year बीएड डिग्री, बैचलर्स ऑफ एजुकेशन जिसको हम बोल रहे हैं। तो 2030 के बाद जिन्होंने भी 2-2 साल की ट्रेनिंग की हुई है वो काम में नहीं आएंगी, या फिर उनको कुछ अपग्रेड करना पड़ेगा। जिन्होंने नौकरी ले ली होगी, वैसा तो है नहीं, उनको निकाल दिया जाएगा, बट इट्स बेटर कि आप एक इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए जाएं, या फिर उससे पहले चुपचाप से 2030 से पहले पहले अपनी नौकरी ले लें और आगे बढ़ जाएं। ज्यादा समय है नहीं, हमें लगता है बहुत समय है। देखिए वो मीम भी तो आया था ना, बहुत जगह है नहीं जगह है, तो वही वाला सीन है। हमें लगता है बहुत समय है, बट बहुत ज्यादा समय नहीं होता जीवन में। देखिए अच्छे काम के लिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, एक ये नॉर्मल वाला एनसीएफ है। देखो 3 एनसीएफ की बात हो चुकी है, अभी मैं आपको रिमाइंड भी करा दूंगी। एनसीएफ एसई स्कूल एजुकेशन 2020-2021 विल बी डेवलप्ड बाय द एनसीईआरटी। ये सब जो है आपके 2025 तक ही डेवलप होंगे, जिनका नाम 2021 में इन पे काम चल रहा है, हम ये कह सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें तो हमने 3 एनसीएफ की बात कर ली है। शुरुआत में हमने बात की थी एनसीएफ ईसीसीई करके कुछ था, कि ईसीसीई के लिए बनाया जाएगा एक एनसीएफ। कौन बनाएगा? एनसीईआरटी बनाएगी 2025 तक, ठीक है। फिर हमने बात कर ली किसकी? एनसीएफ टीई की, टीचर एजुकेशन के लिए, भी 2025 तक। इसका नाम है 2021 टीचर एजुकेशन के लिए। एनसीईआरटी और एनसीटीई मिलकर बनाएंगे, ये एनसीईआरटी बनाएगी, और ये भी एनसीईआरटी बनाएगी, जिसको एनसीएफ एसई कह रहे हैं, स्कूल एजुकेशन जो नॉर्मल वाला होता था। ये भी 2025 तक आपका तैयार हो। तो ये 3 एनसीएफ पे काम चल रहा है या चलेगा। एनसीएफ ईसीसीई यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन के लिए, जो फाउंडेशनल स्टेज के लिए, जो आपका नर्सरी वाले बच्चों के लिए, उस तरह से कह सकते हैं। दूसरा है एनसीएफ टी टीचर एजुकेशन के लिए, और तीसरा है एनसीएफ एसई स्कूल एजुकेशन के लिए, जो नॉर्मल आपकी कक्षा 1 से 12वीं वाली बात होती है, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर हो गई। ये 3 एनसीएफ हैं जो एनसीईआरटी और एनसीटीई मिलकर के काम कर रहे हैं। एनसीटीई काम करेगा टीचर एजुकेशन वाले पे, बाकी नॉर्मल केस में एनसीईआरटी तो तीनों में ही इन्वॉल्व है। रोबस्ट टीचर रिक्रूटमेंट एंड करियर पाथ, यानी जो टीचिंग है उसको और प्रोफेशनल और इसमें कंपटीशन बढ़ेगा एक तरह से। जो अच्छे टीचर्स हैं वही सर्वाइव कर पाएंगे, ठीक है। अगर हम बात करें शशि कुमार, तो अ कॉमन नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स, यानी एक प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेट होगा, एनपीएसटी, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स, यानी स्टैंडर्ड सेट किए जाएंगे कि आप में ये क्षमताएं होनी चाहिए तभी आप टीचर बनेंगे, ठीक। चाहे वो टेस्ट के रूप में, टेट को तो कंपलसरी कर ही दिया जाएगा, 11-12 के लेवल पे भी टेट लेकर के आएंगे लोग, ठीक है। मतलब टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसके बिना तो आप प्राइवेट में भी नहीं बन पाएंगे। तो एनपीएसटी विल बी डेवलप्ड बाय द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन बाय 2022। तो एनसीटीई एक और चीज डेवलप करेगा जिसको एनपीएसटी कहा जा रहा है, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स, यानी क्या स्टैंडर्ड्स चाहिए इनको, आपसे रिक्वायरमेंट क्या है एज अ टीचर, वो एक चीज होगी। एनसीईआरटी और एससीईआरटी आप समझते हैं, स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो जो स्टेट में काउंसिल हैं वहां से जो डाइट्स हैं, एनसीईआरटीज हैं, एससीईआरटी है, एनसीईआरटी और एससीईआरटीज हैं, एनसीईआरटी तो एक ही है। तो एनसीईआरटी और एससीईआरटी, ये एनसीईआरटी का स्टेट रूप कह सकते हैं आप, अलग अलग स्टेट में होते हैं एससीईआरटीज। टीचर्स एंड एक्सपर्ट ऑर्गेनाइजेशंस फ्रॉम अक्रॉस लेवल्स एंड रीजन्स, अलग अलग देश के हिस्सों से एक प्रोफेशनल स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट तैयार किया जाएगा, ताकि जो टीचर्स हैं वो प्रोफेशनली आ सकें और काम के लोग ही टीचर बन पाए। कॉन्टिन्यूअस, ऐसा नहीं है इधर से मन किया मध्य प्रदेश से कुछ कर लिया, कहीं से कुछ और कर लिया, बस डिग्री आ गई, वो नहीं होना चाहिए। डिप्लोमा आ गया, वो नहीं आना चाहिए, नहीं तो फिर वही होगा जो अभी मेरिट गई है ना पीआरटी में 157, ये वाली स्थिति बनेगी फिर। कॉन्टिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, सीपीडी, यानी टीचिंग में भी ऐसा नहीं है कि आप टीचर बन गए तो आपका बस काम हो गया, अब तो सीधा रिटायरमेंट तक ही चलती रहेगी जिंदगी, कुछ सोचने की, पढ़ने की, समझने की जरूरत नहीं है। हालांकि बहुत सारे लोग अभी बहुत कमेंडेबल काम कर रहे हैं, बहुत सारे पुराने टीचर्स भी बहुत अच्छा काम करते हैं, बट बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं टीचिंग में जो, क्योंकि टीचिंग एक ऐसा फील्ड है जिसको आप जितना बोरिंग, जितना आसान बनाना चाहो उतना बना दो, और जितना मुश्किल, जितना चैलेंजिंग, जितना बेहतर करना चाहो उतना बेहतर कर लो। पसीने आ जाएंगे अगर ढंग से टीचर बनने की बात आ गई तो अगर हम करें तो टीचर की जब हम बात कर रहे हैं तो टीचर कॉन्टिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, यानी उसका जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है वो कॉन्टिन्यूअसली हो, मेरिट के बेसिस पे, यानी उसकी जो परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे बेसिकली वो क्या हो। एक तो आजकल पता नहीं मेरे जो लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट है जिसको हम लैड कहते हैं ना, नॉम चॉम्स्की लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, उसमें क्या गड़बड़ आ गई। बचपन में कभी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं हुई, मतलब आजकल इतनी बेसिक स्पेलिंग्स में मैं छोटी छोटी मिस्टेक कर रही हूँ कई बार, तो हालांकि पकड़ में आ जाती है, बट बड़ा अजीब लगता है देख के। देखिएगा, खैर अगर हम बात करें, अब इसके साइकोलॉजिकल रीजन पर नहीं जाएंगे, वो बाद में बताऊंगी। देखना, तो टीचर मेरिट बेस्ड, अगर उनका क्या कहें,
प्रमोशन भी होना है तो वो मेरिट बेस्ड हो कि उन्होंने कितना अच्छा काम किया है, उनको भी स्कोर कार्ड मिलेगा, चाहे वो टीचर से मिले, बाकी लोगों से मिले, स्कूल में जो पढ़ रहे हैं बच्चे उनसे मिले। तो ये प्रॉपर मेहनत का काम हो जाएगा, प्रमोशन लेना भी। तो ये थी आज की आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। होपफुली आपको मजा आया होगा, बहुत सारी नई चीजें जानने को मिली होंगी, बहुत सारी पुरानी चीजें रिवाइज हुई होंगी। और इस वीडियो को अगर आप मल्टीपल टाइम्स देख लेते हैं या मल्टीपल टाइम्स नहीं भी देख रहे हैं, एक बार भी अच्छे से देख लिया है, नोट्स बना लिए हैं अपनी भाषा में, या ये पीडीएफ भी मैं आपके साथ टेलीग्राम पे सभी के साथ शेयर हो जाएगी,